ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कि मेज, स्वॉर्डमैन, बीस्ट, डीमंस एग्जिस्ट करते हैं और हमें एक जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि काफी सारे वुल्फ्स को एक अकेले बंदे ने अपनी स्वॉर्ड और एक्स की मदद से उन सभी को मार डाला होता है। लेकिन काफी सारे वुल्फ्स को मारने के बाद भी उसके आगे और दो वुल्फ्स आ जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को आते हुए देखने के बाद भी वो थोड़ा सा भी घबराता नहीं और वो अपनी एक्स को उनकी ओर दिखाते हुए एक गुस्से सा भरा एक लुक देता है। इतने में वो दोनों ही वुल्फ्स एक साथ बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कि उनको आते हुए देख के वो अपनी दोनों वेपन्स की मदद से वो उन दोनों के साथ ही काफी अच्छी तरीके से लड़ता है। लेकिन अचानक से जब एक वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था तभी वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वो वुल्फ अपने दांतों की मदद से उसको पकड़ लेता है और वो अपनी स्ट्रेंथ की मदद से ही वो उसके स्वॉर्ड के साथ ही उसे खसीटता हुए ले जाता है। और उसको इस तरीके से लाते हुए देख के दूसरा वुल्फ भी उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था, तो वो भी अपनी एक्स की मदद से उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक के कारण वो वुल्फ वहीं पर मारा जाता है, जबकि वो पहला वाला वुल्फ अब भी उससे लड़ रहा होता है और वो उसी एक्स से ही वो इसको भी मार डालता है। और जैसे ही वो इस वाले वुल्फ को मार के खड़ा होता ही है, लेकिन इतने में उन सभी वुल्फ्स का बॉस यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने मुंह में एक खून से भरा हुआ कपड़ा लेके आया होता है। इसका मतलब तो साफ है कि उसने अभी किसी का शिकार किया है और वो उसके सामने आके जोर से रोर करता है और उसको ऐसे देखते हुए देख के वो बड़े ही गुस्से से उसकी ओर नजरें फेरते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, इससे ही ये यकीन हो जाता है कि उस लेटर में जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच है। तो अब मेरे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि मैं तुझे ऐसे ही जिंदा रहने दूं। वेल हाँ, अब तक जो कुछ भी हुआ तो बस हमारे इस मानव के बीच का एक सीन था, लेकिन चिंता मत करो कि ये सीन काफी जल्दी ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्टोरी काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने वाली है। तो अपनी नजरें वीडियो से मत हटाना। और हाँ, ये एक एआई बेस्ड वीडियो होने वाली है तो इसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं मिल सकती है, लेकिन तुम लोग जरूर सपोर्ट करना, क्योंकि एआई बेस्ड वीडियो के साथ मेरी वॉइसेस भी आती रहेंगी। और तुम लोग ये मत सोचना कि अब से सिर्फ एआई बेस्ड वीडियो ही आने वाली है, मेरी वॉइस नहीं आएगी, चिंता मत करो, ये दोनों ही सेपरेट होंगी। तो फिर चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक एकेडमी में सेट है। वहाँ इयन प्रेस एक रेगुलर स्टूडेंट है, स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट के 3rd ईयर में पढ़ता है। उसकी दोस्त सेलिन हाजर नाइट्स डिपार्टमेंट की 2nd ईयर की छात्रा है और तीसरा यार लीटो आनंद भी स्वॉर्ड्समैनशिप के 3rd ईयर में है। ये तीनों एवरेज स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है लो ग्रेड्स, एग्जाम्स और वो सारा स्टूडेंट स्ट्रेस। इन सब टेंशन को भूलने के लिए इयन और उसके दोस्तों को थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है। मस्ती करते करते इयन घर लौटा और सो गया। जैसे ही उसकी नींद गहरी हुई, सपना ड्रीम्स की दुनिया में घुस गया। वहीं उसे एक बैटलफील्ड दिखी, एनिमी कॉर्प्सेस बिखरे पड़े थे और बीच बीच में एक मिस्टीरियस फिगर खड़ा था, बिल्कुल इयन जैसा दिखने वाला। वो फिगर बोलता है, डेल्म आ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। सुबह उठने पर भी डेल्म नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। लेजेंड्स में सुना था ये नाम, पर इयन नहीं सोचा और उसे एक वियर्ड ड्रीम समझकर डिसमिस कर दिया। शायद रात को ज्यादा बूज पी थी। तभी उसने अपनी टेबल पर एक नया लेटर देखा जो कल वहां नहीं था और कैलेंडर की डेट भी कुछ दिन आगे हो गई थी। उस लेटर को पढ़ते ही उसने समझ लिया कि कोई लड़की लिखी है। हैंडराइटिंग बहुत प्रिटी थी। सोचा कोई क्रश होगा, क्लास लाचक हो जाएगी, पर लेटर पढ़कर पता चला कि सेंडर ने खुद को उसकी फियांस बताया है, पर कंटेंट काफी एब्स्ट्रैक्ट था। आखिरी पेज पर लिखा था कि ये सोफिया नाम की लड़की ने लिखा है, इंपीरियल कैलेंडर के ईयर 571 में मंथ ऑफ द बो के 15वें दिन, जो कैलेंडर से बिल्कुल मैच नहीं करता। और हाईलाइटेड मैसेज था, इफ वी डोंट प्रोटेक्ट द फ्यूचर द वर्ल्ड विल पेरिश। इरिटेटेड होकर इयन ने वो लेटर चला कर ट्रैश में फेंक दिया, सोचकर प्रैंक होगा। लेकिन कैंपस में जब वो स्टूडेंट्स के बीच से गया तो सब लोग उसे अवॉइड कर रहे थे, जैसे कोई कंटेजियस डिजीज फैलाए घूम रहा हो। वो सब अंडर द ब्रेथ मर्मरिंग कर रहे थे। सभी की नजरें उस पर थीं, लेकिन दूर ही खड़े थे। अजीब बात ये थी कि आयन के हाथ में एक एक्स था। फिर उसने लेटो और सेलिन को देखा, लेकिन दोनों भी तुरंत टर्न करके इग्नोर करने लगे, ऐसे जैसे उन्हें उससे कोई लेना देना ही नहीं। इयन उन्हें बुलाता रहा, क्या वे उसे नहीं देख पा रहे या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं? लेटो ने उसे करीब से देखा, क्योंकि उसे कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। कल तक तो सब नॉर्मल था। इयन पूरी तरह कंफ्यूज था कि सब उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब सेलिन ने बताया कि इयन पिछले पूरे हफ्ते किसी स्ट्रेंज स्पिरिट से पोजेस्ड था। इयन के लिए ये बड़ा शॉक था। अंतिम याद ही थी कि उसने कल रात उन्हें बाय कहा था। हफ्ता कैसे बीत गया। सेलिन समझ गई कि इयन को पिछले हफ्ते की कोई भी याद नहीं। वे दोनों इरिटेट थे क्योंकि इयन ने उन्हें सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया। उसकी रेपुटेशन बुरी तरह रूइंड हो गई। अगर इयन ने उन्हें एक्स से थ्रेटन नहीं किया होता तो वे एक्सॉर्सिस्ट को बुलाने तक की सोच रहे थे। एक्स की बात चली तो इयन ने हाथ में लेकर देखा, बिल्कुल कंफ्यूज्ड था कि ये वहां कैसे आ गया। उसके दोस्तों को पिछले हफ्ते के PTSD वाले सफर की याद ताज़ा हो गई और उन्होंने बस कहा, एक्स साइड में रख।
ईएन पर ये सारी ब्रूटल ट्रूथ बॉम्ब्स भारी पड़ रही थीं। पोजेशन की बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज्यादा बुरा ये कि उसे याद नहीं कोई डेंजरस जगह या ऑब्जेक्ट के पास गया हो तो भी पोजेशन कैसे। वो सोच में पड़ गया कि कहीं ये सब उसके नाइटमेयर से जुड़ा तो नहीं। फ्रेंड्स रिलीव्ड थे कि जो भी था अब निकल गया। कम से कम ईएन ने ज्यादा कहर नहीं बर पाया। ईएन ने पूछा, क्या मैंने कुछ बुरा किया? उन्हें कहना पड़ा कि हाँ, काफी बुरा किया था। इतना क्रेजी कि शायद ईएन सुनने के लिए रेडी भी नहीं था। उसने सेकंड ईयर की टॉप स्टूडेंट मॉन्स्टर स्वॉर्ड्स वुमन शिया उरा को हरा दिया था। हाँ, बिल्कुल सही, ईएन ने उस यंगेस्ट ऑरा एक्सपर्ट को डिफीट किया जिसने सभी से प्रैक्टिकली अनडिफीटेबल मानी जाती थी। शिया हॉस्पिटल में एडमिट रहनी पड़ी थी पूरे 1 हफ्ते। ईएन दंग रह गया सोचकर कि किस तरह का इविल स्पिरिट उसके बॉडी में था जिसने ये सब करवा दिया। सेलीन ने याद दिलाया कि ये सब पास्ट है, अब प्रेजेंट पे फोकस करना है। उसने पूछा, आज अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास के लिए क्या प्लान है? तुम्हें फिर से उसी मॉन्स्टर लेडी से लड़ना है। सीन कट हुआ रीसेंट पास्ट में। शिया स्ट्रगलिंग कर रही है ईएन के साथ। ईएन डेडली ग्लांसेस मारता, हार्ट अक्रॉस फेस स्लैप करता और ब्रूटल अटैक करके उसे घुटनों पर गिरा देता। चारों तरफ के स्टूडेंट्स स्टंट थे क्योंकि शिया प्रैक्टिकली अनडिफीटेड थी। 4th ईयर्स को भी उससे लड़ने में मुश्किल होती थी, पर पोजेस्ड ईएन उसे ऐसे हैंडल कर रहा था जैसे कोई मामूली स्पारिंग पार्टनर हो, टावरिंग सिग्मा वगैरह। उसने इंटेंशनली ओपनिंग्स छोड़ी थी, फिर भी शिया फंस गई बिना सस्पिशियस हुए। प्रेजेंट में ईएन उस फाइट से ड्रेड कर रहा है। आउट ऑफ सभी ओपोनेंट्स क्यों उसे ही शिया से लड़ना पड़ा? सेलीन कहती है, अभी क्विट कर ले जब चांस है। बाकी स्टूडेंट्स शिया को चीयर कर रहे थे, गिव योर बेस्ट, याद दिला रहे थे कैसे पिछली बार हार गई थी, पर वो अब भी फाइट के लिए डिटर्मिन्ड थी। प्रोफेसर हमेशा उसके लिए बचाव करता था। पीयर प्रेशर का लेवल हाई था। स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्स वुमन का टाइटल घर से बनी रहे, यही उसका गोल था। टीचर ने मैच कमेंस करने से पहले बताया कि एक क्लास का सब्स्टिट्यूट है और ग्रेड्स पर असर डालेगा। ईएन के लिए ग्रेड ड्रॉप का थॉट भी प्योर ड्रेड। बैटल शुरू हुई तो शिया का एक अटैक उससे हवा में उड़ा दिया, उसे जमीन पर क्रैश कर दिया। सिर्फ वो एक हिट ही ईएन को याद दिला गई कि वो डूम्ड है, चाहे आगे अटैक भी करे हॉस्पिटल जाएगा ही। फिर भी ईएन जानता था कि अगर अब गिव अप दिखा तो शिया इस बैटल को कभी एक्नॉलेज नहीं करेगी और फिर से चैलेंजेस आएंगे। इसलिए उसने उठकर एयर में जंप करके स्ट्राइक करने की कोशिश की और महसूस किया कि उसका बॉडी कितना लाइट है, मूवमेंट्स कितनी प्रिसाइज। ये सब देखकर क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि पोजेशन के दौरान क्या ट्रांसफर हुआ था। लेकिन शिया ने एक वीक स्पॉट पकड़ लिया और उसका सॉर्ड बेयर हैंड से उसकी ही आंखों के सामने छीन लिया। कुछ पल के लिए ईएन सोचा हो सकता था जीत जाए पावर बूस्ट देखकर, पर यह शायद केवल विशफुल थिंकिंग थी। शिया जानना चाहती थी कि लास्ट वीक इंटेंशनली ओपनिंग्स देने वाला ईएन अभी भी वही था या नहीं। ईएन पिस्ड था। ये सब सुनकर उसकी वजह से शिया लाफिंग स्टॉक बनी थी। वो अब भी उसे लाइटली ले रहा था। फ्रस्ट्रेशन में शिया एक और हैवी अटैक ले आई, लेकिन ईएन आसानी से ब्लॉक कर गया। उसने महसूस किया कि अब उसे मैच करना आ गया है। जैसे जैसे बैटल चल रही थी ईएन अडैप्ट कर रहा था हर अटैक के साथ, हालांकि थक रहा था उस रिलेंटलेस असॉल्ट से। शिया ने वो लाइन याद की जो ईएन ने लास्ट वीक कही थी, डोंट चार्ज इन जस्ट बिकॉज यू सी एन ओपनिंग अज्यूम इट्स अ ट्रैप। इसलिए वो प्रूव करना चाहती थी कि वो भी स्मार्ट है। थोड़ी देर बाद ईएन ने डिसाइड किया क्विट करने का। सोचा उसने काफी दिखा दिया, पर शिया और मोटिवेटेड हो गई। अब जब ईएन सीरियस हो गया, शिया ने भी फुल फोर्स लगा दी। एक लीप में एयर से नीचे आकर उस पर जोरदार हिट मारी। ईएन जमीन पर गिरा और टीचर ने काउंटडाउन शुरू किया, उठ कर निकलो नहीं तो ऑटोमेटिक डिफीट। शिया पूरी तरह एजिटेटेड थी कि ईएन ने जानबूझकर वो हिट ली थी सिर्फ बैटल खत्म करने के लिए। उसने साफ कहा कि ऐसे नहीं छोड़ेगी। अगर ईएन मना भी करे और क्लास स्किप करे, वो बार बार चैलेंज करेगी जब तक ईएन को वही ह्यूमिलिएशन टेस्ट ना हो जो उसे पिछले हफ्ते मिली थी। ईएन अनॉयड था इन सबसे। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने क्या किया था। फिर भी वो काउंटडाउन खत्म होने से पहले उठ खड़ा हुआ। टीचर ने पूछा वो ड्रॉ करना चाहता है, पर ईएन ने माना कर दिया। इसलिए टीचर ने डिसाइड किया कि डुएल कंटिन्यू होगा। शिया खुश हुई। ईएन के डिसीजन से हाफ फिनिश्ड बैटल छोड़ना सही नहीं होता। ईएन ने उसे एक सैसी स्माइल दी क्योंकि वो इसको एक बार और सेटल करने के लिए फायर्ड अप था। वही शिटी प्राइड उसकी तार तार करने को बेताब था, बिल्कुल लास्ट वीक की तरह। शिया ने पहला मूव किया, पर ईएन ने काउंटर कर दिया। वो लिटरली बेयर हैंड से उसका सॉर्ड पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपना सॉर्ड उठाकर कहा, अब खत्म करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार लगाने ही वाला था, उसने देखा कि सेरा अचानक कांप रही है, लक्षित लग रही है। ये देखकर ईएन ठिठक गया और बीच में ही रुका। सोचने लगा कि ये सही है भी या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। भले ही वो फिर से उसे हरा दे, इससे कुछ हल नहीं होगा। सिचुएशन तो फिर से वही दोहराएगी। मामला जीत का नहीं, समझ का है। इसलिए उसने हमला आगे बढ़ाने के बजाय अंगुली फिराई और सिर पर हल्का सा पोक किया। सेरा ने इसे गलत लिया। सोचा ईएन फिर से उसे हंसी का पात्र बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईएन ने सवाल किया, तुम आखिर क्यों इतनी जिद्दी हो जीतने के लिए? सेरा ने जवाब दिया, विनिंग इज एवरीथिंग। मेरे लिए हार गई तो फिर सब मुझ पर तंज कसेंगे।
ईएन ने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की। दूसरों की राय इतनी मायने नहीं रखती, एक हार से तुम्हारी कड़ी मेहनत मिट तो नहीं जाएगी। वो मान गई कि सच में एक हार ने उसे परेशान कर दिया था और उसने अपने आप को बेकार समझना शुरू कर दिया था। इस मीटिंग से उसे बहुत कुछ सीखने को मिल गया और इसके लिए वो ईएन की शुक्रगुजार रही। जब क्राउड हैरान थी, सेरा ने हार मान ली। मतलब ईएन ने एक टॉप स्टूडेंट को 2 बार हरा दिया। टीचर ने भी ईएन को ऑफिशियल विजेता घोषित कर दिया। सेरा, जो अब ईएन से प्रभावित थी, तय कर चुकी थी कि वो अपना खुद का रास्ता खुद बनाएगी। दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद फिर वही वियर्ड स्टेयर स्टूडेंट्स अब भी विस्पर कर रहे थे कि कौन है ये डीमन जिसने सीरा को 2 बार हराया और हार से हाथ जोड़कर मानने पर मजबूर कर दिया। ईएन खुद को अनफेयर विक्ट्री वाला महसूस कर रहा था। वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि सेरा ने अपना गार्ड डाउन कर लिया था। हाँ, उसकी ऑरा डिटेक्शन और माना बढ़ गए थे, पर सेरा की ताकत वैसे ही बरकरार थी। वो जानना चाहता था कि पिछले हफ्ते में उसके साथ क्या हुआ था, जो याद ही नहीं आ रहा। तभी उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। सब ठीक तो है? वो बोला, हाँ, बस ये पोजेशन वाला मामला परेशान कर रहा है। दोस्तों ने भरोसा दिलाया कि कैथीड्रल की सेंटेंस ने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, पर ईएन रूमर्स की वजह से अभी भी अजीब महसूस कर रहा था। सेलीन ने कहा, इन तमाम चर्चाओं पर ध्यान मत देना। पहले लो रैंकिंग नोबल समझा जाता था, अब तो नोबल्स भी डर के मारे तुम्हें क्रॉस नहीं करते। फिर एक और नया रूमर सुना, कहते हैं सेरा अब भी उसे स्टॉक कर रही है। ईएन ने देखा भी उसी ओर सेरा पेड़ के पीछे एकदम ऑब्वियस डिस्गाइज में छुपी थी। सेलीन हंस पड़ी, ये डिस्गाइज बेचारा किसी को कैसे फूल करेगी। पर उन्होंने देखा कि सेरा पीछे पीछे आ ही रही थी। ईएन ने तय किया, चलो पता करते हैं वाकई क्या चाहिए उसे। उसने उसे सीधे बुलाया, कुछ कहना है? सेरा शर्माई, पैनिक हुई, फिर सीधे बोली, मुझे गाइडेंस चाहिए, कैसे और मजबूत बनूं। ईएन को पहली चीज चौंकाती थी कि सेरा इतनी पोलाइट हो गई थी। पहले तो वो आमने सामने फाइट करने ही नहीं देती थी। ईएन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं। अगर मॉरल्स की बात है तो बात अलग, लेकिन स्वॉर्ड्स वुमन से मैं क्या सीखूं? और सबसे बड़ी बात, उसे खुश था कि नॉर्मल लाइफ वापस मिल गई, कोई इंटेंगलमेंट नहीं चाहिए। उसने पोलाइटली मना कर दिया, तुम पहले प्रोफेसर डेरेक से पूछ लो, मैं नहीं पढ़ा सकता। सेरा नहीं मानी, इतना नहीं चाहते तो थोड़े दिन ही सही हंटिंग फेस्टिवल तक पढ़ा दो। हंटिंग फेस्टिवल का मेंशन सुनकर ईएन का चेहरा स्टिफ हो गया। वो उसी लेटर में भी आया था। उस साल फेस्टिवल में एक्सीडेंट्स हुए थे। अल्केमी डिपार्टमेंट की एम्मा मेडिसिनल हर्ब्स लेने गई थी तो किसी मिस्टीरियस मॉन्स्टर ने अटैक किया और उसकी हालत खराब हो गई थी। ईएन ने सोचा, ठीक है, पहले उस मिशन पर फोकस करता हूँ। चलते चलते उसने बताया, अगर तुम्हें सच में स्ट्रेंथ चाहिए तो प्रोफेसर डेरेक से ही ले लेना। फिर भाग निकला। दोस्त पूछने लगे, कहाँ जा रहा है अचानक? ईएन बोला, अब याद आया, एक और चीज देखनी है। लेटर का सबूत याद करके भी वो अभी तक स्केप्टिक्स था। कुछ दिन बाद एम्मा के लैब में पहुंचा। वो सोचता था शायद एम्मा कुछ क्लू दे सकती है। दूसरी तरफ सेरा प्रोफेसर डेरेक के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। डेरेक ने उसके फ्लूइड मोशंस की तारीफ की और कहा, अगर डिलिजेंट रहो, हंटिंग फेस्टिवल तक तुम्हारी ऑरा वेल राउंडेड हो जाएगी। सेरा एक्साइटेड थी क्योंकि ईएन ने ही कहा था कि डेरेक से सीखो। डेरेक ने सलाह दी, सदर्न फॉरेस्ट के टेरेन और मॉन्स्टर्स जान लो जहां फेस्टिवल होगा। एंट्रेंस पर तो हल्के मॉन्स्टर्स हैं, पर आगे बढ़ो तो पावरफुल क्रीचर्स मिलेंगे। हद से ज्यादा गहराई में अकेले मत जाना। जैसे जैसे फेस्टिवल करीब आ रहा था, परमाणु कथा शुरू हुई। क्रिएशन के टाइम हेवनली गॉड आवर्स और इविल गॉड ओएस का जन्म हुआ। टाइम का फ्लो पास्ट से फ्यूचर की ओर तय किया। अगर ये रिवर्स हुआ तो केओस फैलेगा। आवर्स ने ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए नियम बनाए। कोई ऐसा बीइंग जिसे ये ऑर्डर तोड़ना पड़े, वो ही हेवनली गॉड का एनिमी होगा, कुछ इमेंस पावर वाला, जैसे डिल्म। एमा हिम्मत लगाकर ईएन को ये लोर समझाने लगी, पर उसे लग रहा था कि ये गूफबॉल सुनने तक को तैयार नहीं। वो गुस्से में आई कि उसने 1 महीने से लैब बंद दरवाजा खटखटाकर एंट्री मारी, एक्सप्लेनेशन मांगी, पर अब वो ध्यान नहीं दे रहा। उसने कहा, दोस्तों के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। ईएन ने माफी मांगी, ओके, सिंपल तरीके से बता दो। एमा ने दिलासा दिया, अगर टाइम के खिलाफ जाना है तो इमेंस स्ट्रेंथ चाहिए और सिर्फ एक ही है, डिल्म, इविल गॉड का सर्वेंट। ईएन ने कंक्लूड किया कि लेटर वहीं भेजा होगा, यद्यपि मिथिक लगने वाला पर चेक करने योग्य नहीं। आगे एमा ने उसे एक सेट पोशन बॉटल्स दी, इरेजिंग ड्रग्स, उसकी लेटेस्ट इन्वेंशन। उसने कहा, पीकर देखो, एकदम इनविजिबल कर देंगे। ईएन का एक्साइटमेंट स्काई हाई था, लेकिन एमा ने बबल बर्स्ट किया, ये इनविजिबिलिटी नहीं, सिर्फ प्रेजेंस सप्रेस करेगा। ईएन ने एक बॉटल फोड़ दी और एक गल्प में उड़ा डाला तो टेस्ट ऐसा फाउल कि उसने ऑलमोस्ट गला घोंट लिया। एमा एग्जास्परेटेड थी, इतनी कीमती पोशन यूं पीने से पहले सोचा क्यों नहीं। फिर ईएन ने पोशंस की टेस्टिंग करनी ठानी। कहा, आंखें बंद करो और मेरा प्रेजेंस सेंस करो। एमा ने कंप्लाई किया, पर चौंक कर बोली, मैं तुम्हें महसूस ही नहीं कर पा रही। ईएन खुश था, मैं गोस्ट बन गया। पर एमा ने डिसअपॉइंटेड आवाज में कहा, हाँ, पोशन काम कर गया, पर तुम्हारी बॉडी ओडर ने तुम्हें बिट्रे कर दिया। उसने गुस्से में कहा, सोचा ही नहीं था कि बॉडी ओडर भी कंसिडर करना पड़ेगा।
सबका एक यूनिक सेंट होता है जिसे वे खुद महसूस नहीं कर पाते। ये एम्मा ने खुद पर पोषण टेस्ट करते वक्त ध्यान ही दिया था। इयन ने वहां से विदा लेने का फैसला किया क्योंकि वो सिर्फ एम्मा की तबीयत जानने आया था। जाते जाते उसने वादा किया कि अगली बार वो दूसरी पोषण फॉरेस्ट में ट्राई करके रिपोर्ट देगा। उसने उसे फॉरेस्ट में अकेले जाने से मना भी किया। अगर उसे हर्ब्स या कोई सामग्री इकट्ठा करनी हो तो मजाक नहीं कर कॉल कर लेना, मैं साथ आ जाऊंगा। कुछ दिनों से फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स का ऐसा बर्ताव था कि वो इस बात का फायदा उठाना चाहते थे कि इयन इतना कोऑपरेटिव है। एम्मा ने भी उसे साथ आने का इनवाइट भेजा। परफेक्ट मौका लगा था उसे काम में लगाने का, तो इयन ने एग्री कर लिया कि जब भी जरूरत होगी वो रेडी रहेगा। शाम होते होते इयन वापस डॉर्मेटरी पहुंचा। उन कल के स्ट्रेंज लेटर्स में एम्मा की मौत का फोरकास्ट पढ़कर उसे लगता था जैसे उस पर एक ऑब्लिगेशन आ गई हो कि उसे बचाए। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि एम्मा उसकी वार्निंग पे ध्यान दे और फॉरेस्ट से दूर रहे। अचानक लेटो कमरे में घुसा आया, गुस्से से लाल बिना बताए दोस्तों को छोड़कर भागने के लिए फ्यूरियस था। इयन ने तुरंत सोचा कि लेटो ही प्रैंकस्टर होगा जिसने उसके डेस्क पर वो लेटर्स रखे। उसने लेटो से पूछताछ की, ये कितनी रिडिकुलस चीज क्यों की। लेटर्स में कैजुअली एम्मा की डेथ का मेंशन था, यहाँ तक कि एम्मा भी उसका लाफ ट्रैक बन गई थी। पर लेटो सचमुच बिविल्डर्ड था, पूरी तरह क्लूलेस। तभी टॉपिक बदलते हुए उसने पूछा, एम्मा कैसी है? जब तुम मिले थे उससे? इयन ने रीएश्योर किया कि सब ठीक है। लेकिन अगली ही सीन में हमें दिखा कि एम्मा फाइन से काफी दूर थी। वो फॉरेस्ट में अकेली पड़ी थी। उसका पेट ब्रूटली टॉर्न ओपन था। फिर कट हुआ एक विशाल कैथीड्रल की ओर जहां एम्मा एक बेड पर सेंटस के हीलिंग स्पेल से रिकवर कर रही थी। इयन और लेटो भी प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी दोस्त जल्दी ठीक हो जाए। सेंटस ने बताया कि एम्मा फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर मिली थी। स्काउट्स ने माना कि मॉन्स्टर अटैक हुआ होगा क्योंकि वहां कभी बीस्ट्स नहीं आते। कमाल की बात यह थी कि झुलसे हुए हालत में भी एम्मा ने पोषण पीकर खुद को डेड दिखाई, जिससे उसकी जान बच गई। इयन का मानना था कि कैथीड्रल की डिवाइन पावर ने बचाया, पर सेंटस ने कहा कि उनके पास भी लिमिट्स हैं। अगर कोई वैल्यूएबल ऑफरिंग मिलता तो वही मिरेकल कर सकती थी। इयन ने याद दिलाया कि एम्मा की फैमिली में कोई इतना रिसोर्सफुल नहीं कि वे ऑफरिंग ला सकें। सेंटस ने बताया कि ऑफरिंग की वैल्यू मनी में नहीं बल्कि मिलने की मुश्किल में है, और उन्होंने दोनों को वर्स्ट केस के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने बताया कि एम्मा का पिता आ रहा है, वो समझ सकती हैं कि इयन से सारे फैक्ट सुना पाना मुश्किल होगा, इसलिए खुद सारा मामला संभालेंगी। इयन लेकिन इन्फर्मरी छोड़ने से मना कर बैठा। आखिरी बार एम्मा को देखने वाला वो था और पिता से सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार था। सेंटस ने उसकी रिमोर्स और गिल्ट देखी, कहा कि उसकी मेंटल पीस के लिए वो खुद ही संभाल लेंगी। ये चट हुए आरोपी नहीं था। इन्फर्मरी के बाहर लेटो फिर से फिट फेंकने लगा, ये मॉन्स्टर फॉरेस्ट में कैसे आया? अगर वो नहीं आया होता तो एम्मा बची रहती। उस वक्त एम्मा का फादर भी पहुंचा, आंखों में आंसू। बदहाली में ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रीट का कोई होबो हो। इयन और लेटो के सामने आने पर वो बेटियां से मिलने का आग्रह करने लगा, पर सैनिटरी रीजंस के चलते फादर को भी एंट्री नहीं मिली। दोनों बस आश्वस्त कर सकते थे कि प्रीस्ट सब कुछ कर रहे हैं। इयन ने टेंटेटिवली वो पोशन की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई, वही बोतल जो एम्मा ने उसे दी थी। उसकी सोच थी कि पिता के हाथ में वही होना चाहिए, पर मीक फादर ने मन ही मना कर दिया। उसकी एक रिक्वेस्ट थी, मेरी बेटी को बचाओ। ये सिंपल प्ली सुनकर इयन बहुत गिल्टी फील करने लगा। अगर उसने लेटर की वार्निंग्स को गंभीरता से लिया होता तो शायद ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी। उसने जाना कि चाहे लेटर फ्यूचर से आया हो या ना हुआ हो, अब वो अनदेखा नहीं कर सकता। डिटर्मिन्ड होकर इयन ने रिजॉल्व किया कि जो सेपिया नाम की सेंडर थी उसे ढूंढेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी इवेंट्स लेटर में बताए गए वे कभी न घटें। अगले दिन इयन एम्बारस कर गया, खुद को लेटो से सेपिया नाम की कोई लड़की के बारे में पूछते हुए। लेटो बुरा हंसा, टीजिंग करके कहा, तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर? इयन पका हुआ था, बस उससे कुछ सवाल पूछने हैं। लेटो ने टीज करना जारी रखा तो इयन ने एक सैसी पंच से उसे चुप कराया। फिर लेटो ने बताया कि सेपिया एक फ्लावर का नाम भी है, शायद वो नॉर्दर्न रीजन से होगी क्योंकि वहां ऐसे फ्लावर रिलेटेड नेम्स कॉमन है। नॉर्थ सुनकर इयन को यीना फैमिली याद आई, नोबल क्लैन जो स्नो रीजन से आता था। लेटो ने वादा किया कि वो पूछताछ करेगा, पर अगर नॉर्थ से है तो सेरा यूरिना यानी सेरा ऑर्डिना ही हो सकती है। तभी सेरा सामने आ खड़ी हुई, एक पाउच ऑफ गोल्ड पेश कर रही थी, तुम्हारी गाइडेंस का कॉम्पेंसेशन। इयन चकरा गया, ये कॉम्पेंसेशन किस बात का? सेरा ने याद दिलाया कि पहले उसने गाइडेंस मांगी थी पर वापस कुछ नहीं दिया था। इयन ने मना कर दिया, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सेरा ने एक्सप्लेनेशन से साफ किया कि वो बस उससे सीखना चाहती थी, चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, उसे एक ही इंसान सीखने का मौका नहीं मिल पाया था। इयन ने फिर से कहा कि वो किसी ऐसी लड़की को नहीं पढ़ा सकता जो उससे ज्यादा केपेबल हो, पर सेरा ने नहीं हारी। उसका मेन फोकस इस साल के हंटिंग फेस्टिवल पर था। हंटिंग फेस्टिवल का मेंशन सुनकर इयन के दिमाग में एक क्रूशल बात कौंधी लेटर में भी यही इवेंट मेंशन था और सेंडर ने भी पार्टिसिपेट करने वाली थी। तभी इयन ने डिसाइड किया कि सेरा के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देगा। शायद इसी से पता चले कि क्या वही सेपिया है। ट्रेनिंग में उसने सेरा के दो पहलू जाने,
10 सोशल स्किल्स लोगों ने उसे रूड ऑर्डिना कहा, पर वो इंटेंट से नहीं बस सोशल क्यूज समझने में नाकाम थी। 2 नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। उच्च नोबल अक्सर रिलेंटलेस ट्रेनिंग करते हैं, हीलिंग पोशंस पर भरोसा रखते हैं, और सेरा उनमें से एक थी। एक दिन ईन को उसकी टेरेबल ब्रूज दिखी, पर उसने सिर्फ कहा पोशन से हील हो जाएगा। ईन ने समझाया पोशंस इंजरीज तो हील करते हैं, लेकिन जॉइंट्स की टेंशन और फटीग नहीं हटाते, इसीलिए पेसिंग जरूरी है। दूसरी ओर उसने बताया कि इस साल उसका लास्ट चांस था, क्योंकि 4th ईयर में उसकी हाफ सिस्टर डेलिना ऑर्डिना थी। उस क्लैन की हेयर, और ग्रेजुएशन के बाद दोनों की बराबरी में स्पारिंग एकेडमी में ही होती। अगर उसने डेलिना को हरा दिया तो फैमिली हॉनर रहेगा, वरना वो सदैव ओवरशैडो हो जाएगी। डेलिना ने रूल्स चेंज कराकर उसे हराया था, पर इस बार सेरा नहीं डरेगी। ईएन ने उसकी भावनाएं समझी। उसने उसे एलाई की तरह देखा, जैसे कह रहा हूं मैं साथ हूं। सेरा ने सोचा कि शायद उसे इतना कॉन्फिडेंस चाहिए था कि ईएन के साथ ओपनली बॉन्ड करे। फिर पहुंचा वो दिन, हंटिंग फेस्टिवल, एम्परर एडेलिस का प्राइज्ड इवेंट, और एकेडमी में इसका बड़ा महत्व। सदर्न फॉरेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट्स रोम करते थे, और स्टूडेंट्स को उन्हें हंट करके दिखाना होता था। बताया गया था कि मिस्टीरियस मैसेंजर सेपिया भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगी। साथ में सेरा की भी कनेक्शन और मजबूत होने वाली थी। ईएन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसे ही चुना गया है, पर यह सब उसे एक पेंसिव मूड में रख रहा था। अचानक सेलीन दौड़ती आई, कहने लगी, तुम इडियट हो कि सेरा के साथ टीम बनाओगे जिसे तुमने 2 बार हराया। ईएन ने कहा, हमने रेकनसाइल कर लिया है। सेलीन ने कहा कि सेरा के पीछे पड़ा रहना वियर्ड है। जब उसने देखा कि सेरा ने पीछा छोड़ दिया है तो सेलीन और इरिटेटेड हो गई। ईएन ने उसकी फेस स्क्वीज करके मजाक में गॉर्डन रामसे वाला इडियट सैंडविच बना दिया। सेलीन स्पीचलेस हो गई। फिर कैजुअली पूछा, किसी ने अपना परफ्यूम बदला है क्या? सेलीन को झिझक हुई, नहीं यार, सिर्फ मेरा फेशियल क्लेंजर का सेंट है। ईएन बस टॉपिक चेंज करना चाहता था, वो एक गैस लाइटर था। अगले पल सेलीन ने पूछा कि शायद एक्सरसाइजेस फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन होंगे। ईएन ने गैस किया कि ज्यादातर एक्सप्लोरेशन रहेगा, और चाहता था कि कोई मैजिकल बीस्ट न मिले। नॉर्मली तो बीस्ट्स एंट्रेंस तक नहीं आते, पर लेटर में लिखा था कि बीस्ट अटैक डेस्टिन्ड है। सही रिएक्शन से वो सिवियर कैजुअलिटीज रोक सकता था। मेनी पीपल कुड डाई इफ ईएन फेल्स टू एक्ट। तो वो पूरी तरह हेल बेंट था उस डार्क फ्यूचर को रोकने पर, क्योंकि वही एक इंसान था जिसे फ्यूचर वार्निंग्स का पता था। अगले सीन में इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर कई जरूरी अनाउंसमेंट्स करता है। उनमें सबसे बड़ा एमाज इंसिडेंट, फॉरेस्ट में अटैक का मामला, और हॉस्पिटल में उसका इलाज। ये एक स्ट्रेंज ऑकरेंस है कि बीस्ट्स इतने एंट्रेंस तक आ गए जहां कभी साइटिंग्स भी नहीं हुई थी। अध्यापक ने तुरंत स्टूडेंट्स को चेताया कि जंगल के डेंस ट्रीज में हाथ में तलवार लेकर लड़ना मुश्किल होगा। मॉन्स्टर्स को वहां अपनी टेरिटरी का पूरा फायदा होता है। उन्होंने कहा कि मेली फाइटर्स होने के नाते उन्हें अपने पैरों पर तेजी बरकरार रखनी होगी। ईएन ने भी माना कि ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन प्रोफेसर ने भरोसा दिलाया कि जो स्वॉर्ड्समैन अपनी ऑरा मटीरियलाइज कर सकता है वो आसानी से रास्ता बना लेगा। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी कैसे ऑरा एम्पावर्ड ब्लेड हर बाधा काटकर आगे निकल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे जंगल को तहस नहस कर दें। इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन भी जरूरी है, और सही डिस्टेंस ही लड़ाई तय करेगा। पहली एक्सरसाइज प्रैक्टिकल थी। स्टूडेंट्स पीयर बनकर जंगल में जीयू मूवमेंट करेंगे, पर बीच में पहुंचे तो तुरंत वापस सेफ्टी जोन भाग आए। ईएन को पता था कि एक बड़ी ग्रुप बीस्ट्स एम्बुश के लिए रेडी होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पेयर्स में रहना ही बेहतर रहेगा, लेकिन कोई दोस्त नहीं मानेगा। उसकी एक ही उम्मीद थी कि प्रोफेसर को पहले ही मैजिकल बीस्ट की प्रेजेंस बता दे। अच्छा मौका देखकर ईएन ने सेलीन की इनवाइट ठुकराई और जोर से सीरिया को बुलाया, चलो टीम बनाते हैं। सेलीन चुप हो गई और डिसअपियर हो गई। उसने बड़ा एल खाया। एक्सप्लोरेशन शुरू हुई। ईएन और सीरिया सेफ एरिया में ही रहे। अभी तक कोई बीस्ट सामने नहीं आया जो दोनों को अजीब लगा। सीरिया तो ऑरा सेंस करने में उससे भी ज्यादा केपेबल थी, फिर भी कुछ नहीं महसूस हुआ। ईएन ने रेकमेंड किया कि गार्ड न डालो और थोड़ा वेट करें। थोड़ी देर बाद जैसे ही सूरज डूबने लगा, सीरिया धीरे से ईएन के सामने खड़ी हुई। वो शर्माई और क्यूरियस थी, पूछना चाहती थी कि उसे टीम अप क्यों बुलाया। ईएन ने कैजुअली कहा कि वे दोस्त हैं, दोस्त साथ काम करते हैं। सीरिया ब्लश करते हुए बोली, क्या मुझे दोस्ती के बदले कुछ देना चाहिए? उसे फ्रेंड्स बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, समझ नहीं आ रहा था। ईएन हंस पड़ा जब उसने गोल्ड ऑफर किया। फ्रेंडशिप पेड सर्विस नहीं है, उसने समझाया। दोस्त तो बिना कोई पेमेंट कैजुअली बातें करते हैं, एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं। अब सीरिया ने एक रूड सवाल पूछा, क्या तुम ये सब एम्मा के लिए कर रहे हो? ईएन चौंका, फिर गुस्सा हो गया, पूरी बॉडी भारी हुई मेमोरीज से। मैं रिवेंज के लिए नहीं आया, बल्कि इन बीस्ट्स को ढूंढने। सीरिया हॉरिफाइड पूछी, क्या ये भी दोस्ती का हिस्सा है? ईएन ने कहा कि जंगल में अटैक हो तो जो सही लगे वैसा करना नेचुरल है। सीरिया ने डिटर्मिन्ड होकर कहा कि वो तुरंत मॉन्स्टर को गिरा देगी, बिल्कुल वैसा ही जो ईएन फील कर रहा था। आइसोलेटेड लड़की स्लोली समझ रही थी कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। ईएन ने क्लैरिफाई किया कि वो बिना प्लान के नहीं जाएगा, उनकी सेफ्टी ही प्राथमिकता थी। फिर अचानक ईएन ने कुछ सुना और कहा, तैयार हो जाओ।
शुरू में सीरिया कुछ नहीं महसूस कर पाई, फिर आगे नियरली अ डजन बीस्ट्स ने उनके पास ऑमिनस आइज से ग्लेयर किया। इतने भारी नंबर्स में बाकी स्टूडेंट्स इमिनेंट डेंजर में थे। विकल्पों का आकलन करते हुए सीरिया ने ब्लेड कस लिया, हमला करने को रेडी हुई, लेकिन इयन ने मना किया, अगर हेड ऑन लड़ेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी, सबसे अच्छा होगा प्रोफेसर को बताना। दोनों वापस सेफ्टी जोन की तरफ भागे, बीस्ट्स पीछे पीछे चिल्लाते हुए। इयन जानता था कि क्रीचर्स चेस कर रहे हैं, लेकिन जितनी दूर थे उतनी देर में प्रोफेसर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी सीरिया गिर पड़ी, उसका ऑलरेडी इंजर्ड एंकल ट्विस्ट हो गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं यहीं रह सकती हूँ। इयन ने मन ही मन सोचा कि ये आउटकम नहीं चाहता था, वो कहीं नहीं जाने वाला था। मॉन्स्टर्स तेजी से नजदीक आ रहे थे। इयन ने कहा दौड़, लेकिन फिर खुद ही मॉन्स्टर्स के बीच कूद पड़ा। उसने देखा कि जंगल में सब जानवर छिप गए थे। चुप्पी का मतलब था परफेक्ट एम्बुश का मौका। इयन ने प्रेजेंस इरेजिंग पोशन चखा, उस फिल्थी टेस्ट को झेलते हुए तुरंत इफेक्ट्स एक्टिव हुए। वो बीस्ट्स की नजरों से छुप गया, पर सेंट बची हुई थी तो उसने खुद को सॉइल और घास में लिपेट लिया। तैयार होकर उसने छोटी सी ट्री ब्रांच के ऊपर छलांग लगाई, ब्लेड तैयार रखकर। तभी एक जाइगैंटिक वुल्फ टाइप बीस्ट अवतरित हुआ, एनर्जी इतना पावरफुल कि एक अडल्ट मैन को भी मात दे सके। बीस्ट कंफ्यूज था कि सेंट कहाँ गया। इयन ने इनक्रेडिबल स्पीड से छलांग लगाई और बेशर्मी से उसकी स्कल में ब्लेड घोंपा, और अभी भी वीक होने की वजह से सिर्फ इतनी देर टिक पाया कि मॉन्स्टर शायद स्टन्ड हो गया। फिर उसने पूरी ताकत से बॉडी वेट डालकर ब्लेड डीपर किया। यही पहला किल था। खुद को सेलिब्रेट करने की जगह इयन ने मिशन पर फोकस बनाए रखा। उसने सोचा कि उसे सीरिया की सुरक्षा करनी है। अगले टारगेट्स के लिए उसने ज़ूएन एरिया सेंस किया। कम से कम 5 बीस्ट्स करीब थे। जल्द एक्शन लेने की सोचकर उसने आगे बढ़कर एक के बाद एक वुल्व्स पर अपना धावा बोला। इस दौरान एक बीस्ट ने उसे चूं कर ब्रूटल बाइट मारा। एलिन की बॉडी ब्लड सोक्ड हो गई थी, पर वो सस्टेन नहीं कर सकता था आवाज, नहीं तो सारी पैक अलर्ट हो जाती। फिर उसने एक्स उठाया और दूसरे बीस्ट्स को भी किल कर दिया। एक्स ने उनकी स्कल में घुसकर उनका काम तमाम कर दिया। पोजेशन के बाद उसके सेंसेस और स्पीड में ग्रोथ आई थी। अब वो खुद ही कह सकता था कि स्पिरिट की वजह से ये एबिलिटी आई। जब बाकी ग्रुप पास पहुंचे, सेलीन गुस्से में थी कि उसने टीम अप सीरिया के साथ किया, और तो और डेटिंग की एक्यूजेशंस तक करने लगी। सीरिया पैनिक में इंस्ट्रक्टर डेरेक को बुलाने भागी। डेरेक स्टन था कि इयन अकेले मॉन्स्टर्स के बीच अकेला कैसे रहा। सीरिया गिर पड़ी और अनकॉन्शियस हो गई, होपिंग इयन सेफ रहे। इयन खुद वुल्फ कॉप्सेस के बीच छिपा था। एक क्रीचर उसकी डेड बॉडीज की ओर आया। इयन ने फिर एम्बुश किया, नेक में ब्लेड घोंपी और एक और किल दर्ज की, पर एग्जॉशन ने पकड़ ली 2 और बीस्ट्स आए थे और इयन के पास ट्रैप्स खत्म हो चुके थे। वो ब्लड सोक्ड एक्स लेकर रेडी खड़ा रहा। कॉन्फिडेंस उसके गोल्ड आइज में झलक रही थी। दोनों बीस्ट्स एक साथ उस पर कूदे। इयन ने डिसाइड किया कि डबल क्रॉस स्लैश से उन्हें गिराएगा। उसकी रिलेंटलेस अटैक्स ने फिर दोनों बीस्ट्स को भी गिरा दिया। अब बाकी क्रीचर्स डर गए थे, लेकिन इयन सेंस्ड कर पा रहा था कि एक और बीस्ट सर्वाइव कर गया था। वो दूर से टकटकी लगाए खड़ा था, शायद ट्रैप सेट करने के लिए। इयन ने चिंता नहीं की। उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो फाइट नहीं करेगा। तभी उसे एक फाउल स्मेल आया, एल्केमी लैब का फेमिलियर सेंट। फिर समझ आया कि पोशन का वही स्मेल है, एमा के वर्कशॉप से आया हुआ। उसका हाथ ब्लेड पकड़ते हुए कांपने लगा। हे भगवान, ये वही बीस्ट था जिसने एम्मा को अटैक किया था। उसके मुंह में एम्मा की रोब का एक टुकड़ा अभी भी फंसा था। इयन ने ब्लेड उस पर तानी और दांत दिखाए। आजा और मर। बीस्ट ने फैब्रिक उसकी ब्लेड पर फेंका। प्रोवोकेशन क्लियर था। क्रीचर ने घेराव किया। यूवरन था अपनी जीत में। इयन जानता था कि ये हाई रैंकिंग मैजिकल बीस्ट था। एक छोटी सी गलती उसकी मौत हो सकती थी। जैसे ही इयन ने पहला मूव बनाने की कोशिश की, बीस्ट ने इनक्रेडिबल स्पीड दिखाकर बॉडी स्लैम मारा। इयन जमीन पर गिरा। फिर दूसरा अटैक करते हुए इयन ने ब्लेड उसके मुंह में फेंकी। ओपनिंग के लिए मौका बनाया। इयन ने तय किया कि एक्स से वार करेगा। पूरी स्विंग करके क्रीचर के बॉडी पर लगाए, लेकिन उसकी स्किन इतनी टफ थी कि रिकॉइल से एक्स खींचकर दूर जा गिरी। बीस्ट ने हमला जारी रखा। इयन ने ब्लॉक किया, एक्स वापस उठाया, पर क्रीचर ऑलरेडी एक स्मॉल स्क्रैच अपनी नोज पर ले चुकी थी। इयन ने सोचा कि ये तो सर्कस वर्दी स्टंट है। बीस्ट बैकफ्लिप्स कर रहा था, हैरान करने वाला था। उसने देखा कि उसकी ब्लेड ने वुल्फ्स टीथ तोड़ दिए थे। अब बाइट करने की थ्रेट खत्म थी, पर बीस्ट के पास अभी भी अटैक्स थे और इयन की स्टैमिना नियरली खत्म हो चुकी थी। उसे पता था कि एक और हाई स्पीड अटैक उसकी लाइफ ले सकता था। इयन ने फिर से डॉज किया। बीस्ट ने क्लॉज कोशिश की। इयन ने डक करके बचाव किया, पर स्पीड और इंड्योरेंस में आउटक्लास्ट महसूस कर रहा था। इयन ने एक काउंटर लगाया, लेकिन वो क्रीचर किल करने या स्किन पियर्स करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालात बहुत खराब थे। इयन ने तय किया कि बीस्ट अभी भी एरोगेंट है। इन्हें तभी खत्म करना चाहिए जब वे नावाकिफ हों। उसने अपनी आखिरी वेपन रेडी की, कुछ ऐसा जो उसने रिस्क की वजह से यूज नहीं किया था। बीस्ट ने एक इनॉर्मस एनर्जी ब्लास्ट दागा। इयन को ट्री से टकराया दिया। वो सीरियस पिंच में था। क्रीचर उसे शार्प क्लॉ से फिनिश करने वाला था।
लेकिन थोड़ी देर पहले इयन ने समझ लिया था कि ये मॉन्स्टर सिर्फ प्रे के साथ खेल रहा था, एम्मा को खोखे गॉन्टलेट की तरह अटैक करके। इयन ने अपना ब्लेड उस राइट एंगल पर प्लंज किया, गेम्स प्लेइंग दिखाते हुए खुद को वीक पेश किया। इयन आसानी से क्रीचर की गट्स को टारगेट कर रहा था, वहीं हमला किया जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर था। वो उस बीस्ट को चिढ़ाता है जिसने सोचा था कि इयन उसके साथ खेल सकता है। अब उल्टा इयन ही उसे काट काट कर उसकी गट्स बाहर निकाल रहा है। उसकी ब्लेड बड़ी ताकत से मॉन्स्टर के शरीर को चीर देती है। फाइट आखिरकार खत्म हो जाती है। बीस्ट फेल हो गया क्योंकि उसने इयन को हल्के में लिया। उसे लगा था कि वो एम्मा जितना ही कमजोर होगा। उसकी ये घमंड भरी सोच उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनी। गुस्से में भरा इयन एक और वार करता है एम्मा के नाम पर, ताकि वो मॉन्स्टर हमेशा इस दर्द को याद रखे। उधर इंस्ट्रक्टर डेरेक तेजी से जंगल की ओर भाग रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि इयन सुरक्षित हो। वो उसी वक्त पहुंचता है जब इयन ने अपना फाइनल ब्लो दिया होता है। सामने ही उसे मॉन्स्टर्स की लाशें दिखती हैं और वो इयन की प्रेजेंस को महसूस करता है। सेलिन और बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इयन वहां नहीं मिलता, जिससे सब चिंतित हो जाते हैं। डेरेक को लगता है कि अगर वे रास्ता फॉलो करें तो इयन मिल सकता है। आखिरकार वो इयन को जमीन पर बैठा पाते हैं, एक मरे हुए वुल्फ के शरीर का तकिया बनाए हुए। वो हाँफ रहा होता है, अपने दोस्तों को मजाक में कहता है कि तुम लोग लेट आ गए। फिर उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चली जाती है और वो अपने टीचर का नाम लेता है। अगली बार वो टेम्पल में उठता है। सेंटेस उसे बताती है कि उसका इंस्ट्रक्टर उसे पीठ पर उठाकर वहां तक लाया था। उसकी रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। एम्मा का बदला उसने ले लिया, लेकिन फिर भी इससे एम्मा की हालत नहीं सुधरेगी। जिस मैजिकल बीस्ट से वो लड़ा था वो जुवेनाइल यानी इमेच्योर था। अगर वो थोड़ा और मैच्योर होता तो इयन से ऐसे खेलने की गलती कभी न करता। उसका दोस्त उस पे चिल्लाता है कि तू पागल है जो अपनी जान को खतरे में डाल दिया सीरिया को बचाने के लिए, और उस वक्त उसके पास एम्मा की दी हुई पोशन थी जो उसे बचा रही थी। दोस्त कहता है कि बेहतर होता अगर वो पोशन सीरिया को दे देता और उसे पेड़ पर छुपा देता और खुद प्रोफेसर को बुला लाता, सब सेफ रहते। इयन हंसता है क्योंकि ये प्लान वाकई सॉलिड था, पर उसने उसे फॉलो नहीं किया। सीरिया अब इयन के बहुत करीब हो चुकी है। वो उसकी बहुत फिक्र करती है, लेकिन इयन सोचता है कि ये लड़की टेम्पल में जाकर उसे सीधे मिल क्यों नहीं लेती, जैसे कोई नॉर्मल इंसान करता। फिर सेलिन आती है और सीधे उस पर झपट जाती है। वो बहुत डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू हैं। इयन उसका सिर थपथपाता है और मुस्कराता है। HEK ऐसा नहीं है जो इतनी आसानी से मर जाए। डूड बिल्कुल कॉकरोच जैसा है, हटता नहीं। सेलिन गुस्से में है कि इयन बार बार खुद को खतरे में डालता है सीरिया के लिए, लेकिन इयन कहता है कि वो किसी मासूम को मरते हुए नहीं देख सकता। सेलिन उसे ओपनली कन्फेस करती है, तू ही मेरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। इयन अभी भी क्लूलेस है कि वो कहना क्या चाहती है। बचपन के दोस्त हैं, बस इतना ही समझता है। सेलिन उसे फिर से खुद का ध्यान रखने को कहती है। वो उसका चेहरा पकड़ लेती है और किस करने ही वाली होती है कि तभी उनका दोस्त आ जाता है और पूरा सीन रूइन हो जाता है। इयन गिल्टी फील करता है। उसे हमेशा सेलिन एक छोटी बहन जैसी लगी है और वो कोई डिडी नहीं बनना चाहता। दोस्त कहता है कि अगर सीरिया से रिश्ता बनाना है तो सेलिन का भी ख्याल रखना होगा। डूड अब डेटिंग गुरु बन चुका है क्योंकि इयन अब एक नहीं 2 लड़कियों के दिल में है। असल में इयन की वजह से ही सेलिन और सीरिया के बीच गलतफहमियां बढ़ी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सीरिया की POV पर। सीरिया खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है। इयन ने उसकी जगह लड़ाई लड़ी, उसकी जान खतरे में डाली और उसे दोस्ती की इंपॉर्टेंस याद दिलाई। इयन का टेम्पल तक ले जाना उसे बहुत डरावना लगा था। अब वो इयन को खोना नहीं चाहती। वो मंदिर जाती है इयन को देखने। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है। इयन उसे देखकर खुश होता है क्योंकि वो बोर हो गया है लेटो के दिए हुए एग्जाम नोट से। सीरिया गिल्टी फील करती है, पूछती है कि वो उससे नाराज तो नहीं। इयन उसे भरोसा देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक दोस्त के लिए सब कर रहा था। सीरिया एक बैग लाती है जिसमें गोल्ड कॉइन्स होते हैं। इयन को शक होता है कि ये लड़की ने एक्स्ट्रा गोल्ड खुद जोड़ा है। वो मना करता है, कहता है कि किसी की जान की कीमत गोल्ड से नहीं लगाई जा सकती। सीरिया थोड़ी शाय हो जाती है। तभी सेलिन आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। उसे देखकर सीधा चिढ़ जाती है। सेलिन सीरिया को सुनाने लगती है कि उसी की वजह से इयन हॉस्पिटल पहुंचा। इयन उस पर चिल्लाता है कि इतनी रूड मत बनो। सेलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस सोच रही है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कहाँ डिनर पर जाना है। इयन को लेटो की वार्निंग याद आती है। सीरिया टेम्पल से निकल जाती है डिप्रेस्ड होकर। कुछ स्टूडेंट्स उसे देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसे नीचे गिरा दिया जाए। उन्हें बुरा लगता है कि सीरिया टॉप स्टूडेंट मानी जाती है। 3 नाम की लड़की कहती है कि वो लोग ऑर्डिना फैमिली से पंगा ले रहे हैं, जो बहुत रिस्क है। तभी एक मिस्टीरियस लड़की आकर कहती है कि सीरिया की बर्थ स्टोरी खुद ही एक विवाद है, यानी यूरिना फैमिली से डरने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ इयन अपनी अनकॉन्शियस दोस्त एमा से मिलने आता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती थी। वार्निंग लेटर को इग्नोर करने की वजह से 2 घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं।
अगली बार हंटिंग फेस्टिवल में शायद एक और मॉन्स्टर आए। इयन जानता है कि अकेले वो इसे रोक नहीं सकता, उसे इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेंटेस बताती है कि एम्मा की हालत क्रिटिकल है। अगर कोई हाई डिवाइन ऑब्जेक्ट मिल जाए, जैसे किसी पावरफुल मैजिकल बीस्ट का हिस्सा, तो शायद उसे ठीक किया जा सकता है। इयन पूछता है कि क्या अडल्ट मैजिकल बीस्ट काफी होगा, और सेंटेस हाँ में जवाब देती है। यानी अब उसकी उम्मीद उस अगले मॉन्स्टर से है जो शायद हंटिंग फेस्टिवल में सामने आए। लेकिन उसे डर है कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, स्पेशली जब वो पिछली बार खुद बुरी तरह घायल हो गया था। अब उसकी आखिरी उम्मीद है उसका प्रोफेसर। एम्पायर जानबूझकर बीस्ट पॉपुलेशन को एक लिमिट में रखता है और ताकतवर बीस्ट्स को उभरने नहीं देता। इयन का मानना था कि कोई बहुत ही स्ट्रांग बीस्ट शायद बच गया हो, लेकिन प्रोफेसर डेरेक इससे सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ताकतवर बीस्ट छुप नहीं सकते क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती है। वो लड़ाई पसंद करते हैं, और अगर कोई अभी तक छुपा हुआ है तो उसके पास जरूर कोई खास एबिलिटी होगी। हंटिंग फेस्टिवल को प्रोफेसर एक बड़ा मंच मानते हैं जहां देखा जाता है कि कौन सबसे स्ट्रांग बीस्ट को हंट कर सकता है। इसलिए एक अकेले ताकतवर बीस्ट का दिखना उनके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। इयन को प्रोफेसर की ये केयरलेस सोच बहुत डिसइल्यूजनिंग लगी। उसने पूछा, अगर कोई स्टूडेंट घायल हो गया या कुछ और बुरा हुआ तो क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन प्रोफेसर अपनी बात पर अड़े रहे। टूर्नामेंट का मकसद है स्टूडेंट्स को टफ बनाना, और प्रोफेसर्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अनफेमिलियर क्राइसिस से गुजरना भी इसी का हिस्सा है। इयन को अब साफ था कि वो इस ट्रेडिशनलिस्ट प्रोफेसर पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर कुछ बुरा हुआ तो उसे खुद ही सब संभालना होगा। दोपहर में सीरिया ऑर्डना कैफेटेरिया में अपनी यूजुअल ग्रेस के साथ आई, लेकिन अब स्टूडेंट्स उसे थ्रेट की तरह नहीं बल्कि मजाक का सेंटर समझने लगे थे। पहले जो बुलिंग रुकी थी वो फिर से शुरू हो गई, इस बार तो और भी नीच लेवल पे। वो उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करने लगे, या यूं कहें उसकी माँ की नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर ताने मार रहे थे। सीरिया ने सब्र रखा और मुड़कर जवाब नहीं दिया। उसके लिए इन लोगों पर एनर्जी खर्च करना बेकार था, लेकिन लीड बुली टीन को उसका इग्नोर करना पसंद नहीं आया। वो जानबूझकर सीरिया से टकराया, जिससे उसका खाना गिर गया और प्लेट टूट गई। पूरे कैफेटेरिया में हंसी का माहौल बन गया। दूसरी ओर इयन अपनी हॉस्पिटल वाली बोरिंग डाइट से निकलकर फाइनली एक प्रॉपर मील खाकर खुश था। लेकिन तभी उसने कुछ स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में हुई घटना पर गॉसिप करते सुना, और जब उसने ऑर्डिना फैमिली का नाम सुना तो वो ध्यान से सुनने लगा। कुछ छोटे मोटे नोबल टाइप एनपीसीएस सीरिया की माँ को लोअर क्लास कहकर मजाक बना रहे थे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीरिया को सिर्फ इयन पर्कस ही बचा सकता है। तभी पीछे से इयन खुद आ गया खामोशी से, लेकिन उसकी आंखों में मौत का ग्लेयर था। इयन ने कोल्ड टोन में पूछा, अभी तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? डर के मारे बाकी सब तो खिसक लिए, बस एक बोल्ड कट हेयर कट वाला रह गया। इयन ने उसके कंधों को जोर से पकड़कर इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। अगली क्लास थी टोपोलॉजी, इयन का लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन उसका दोस्त लेटो उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पार्चमेंट निकाला जिसमें न्यूज थी, सदर्न फॉरेस्ट मैजिकल बीस्ट इंसिडेंट में इयन पर्कस को हीरो बताया गया था। उन्होंने 10 मॉन्स्टर्स को मारा था, इंक्लूडिंग एक हाई रैंकिंग बीस्ट। सीरिया का भी नाम आया था, लेकिन उसे उस आर्टिकल में एक डरपोक दिखाया गया जिसने दोस्त को डेंजर में छोड़ दिया। इयन को यह बहुत गलत लगा क्योंकि असल में सीरिया ही हेल्प लाने गई थी। लेटो का मानना था कि पेपर ने जानबूझकर सेंसेशनल स्टोरी छापी क्योंकि लो रैंकिंग नोबल डिफीट्स मॉन्स्टर ज्यादा बिकता है। इयन को डर था कि अगर उसने सच साफ नहीं किया तो और भी गलत फहमियां फैलेंगी, लेकिन लेटो ने साफ कहा, बॉल की प्रिंसेस जो इस पेपर की हेड है वो गरीबों से बात नहीं करती, मतलब आर्टिकल बदलवाना नामुमकिन है। इयन ने कैफेटेरिया वाले इंसिडेंट के बारे में लेटो से चर्चा की। बुलिंग अब सिर्फ 3 और उसके 3rd ईयर गैंग तक सीमित नहीं थी, अब 2nd ईयर्स भी शामिल हो चुके थे। लीटो को शक था कि ये सब एक मास्टरमाइंड के इशारे पर हो रहा है जो लोगों की ओपिनियंस को मैनिपुलेट कर रहा है। सीरिया की माँ की बैकग्राउंड जैसी बातें अगर पब्लिक में आ रही हैं तो उस मास्टरमाइंड के पास जरूर बड़ा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है। इयन ने डिसाइड किया पहले वो 3 और उसके ग्रुप को खत्म करेगा, फिर आगे देखेगा। शाम तक इयन पूरे कैंपस में सीरिया को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे सीरिया मिली, लेकिन उसकी हालत देख इयन का खून खौल गया। उसके बाल और शरीर पर किसी ने रेड लिक्विड फेंका था, उसकी आंखों में हार के आंसू थे। सीरिया फिर से खाना खाने आई थी जब कुछ और गूंज ने उसे फिर से तंग किया। इस बार उन्होंने उसकी माँ पर फिर ताने कसे और यहाँ तक कह दिया कि शायद उसका बाप भी कोई और है या वो किसी गली से उठाई गई है। सीरिया स्नैप कर गई, लेकिन जैसे ही वो उन्हें कुछ कहने गई एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया। वो जमीन में जड़ हो गई। डिग मैजिक का इस्तेमाल हुआ था और फिर उन लोगों ने उस पर अल्कोहल उड़ेल दी, मजाक उड़ाते हुए कहा कि लग्जूरियस शावर दे रहे हैं। सीरिया कुछ कर नहीं पाई क्योंकि अगर उसने वायलेंस किया होता तो उसके परिवार की और बदनामी होती। इयन को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया। उसके लिए ये सब अनएक्सेप्टेबल था। 3 और उसके दोस्त एकेडमी के पीछे शैडी जगहों पर जमा थे। वो अपनी हरकतों पर हंस रहे थे, कैसे उन्होंने सीरिया को ट्रैप किया और वाइन उड़ेला। तभी इयन आया।
बिना एक सेकंड गवाए ईएन ने उनसे पूछा कि सीरिया के बारे में इतनी गंदी बातें कहाँ से आईं। जब उन्हें सीरियसनेस समझ नहीं आई, ईएन ने फिस्ट चला दी। पहले पंच में एक गूंद जमीन पर, फिर एक और उड़ाया। बाकी सब डर के मारे पीछे हट गए। 3 के ग्रुप में सिर्फ वही मेन थ्रेट था जो स्वॉर्ड्समैनशिप का टॉप स्टूडेंट था, लेकिन ईएन अब रेडी था। उसने खुद उन पर हमला कर दिया। एक एक करके सारे गूंज धुल गए। अब सिर्फ 3 अत्री बचा था जो अपनी बड़ी सी तलवार निकाल चुका था। उसने पूछा, तू इतनी जल्दी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? वो मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि कहीं ईएन को कोई चमत्कारी ऑर्डिनर ड्रग तो नहीं मिल गई थी जब वो दोनों हर सुबह ट्रेनिंग किया करते थे। ये चालाक हरामी जानता था कि ईएन की सीरिया के साथ ट्रेनिंग चल रही है और 3 तो शुरू से ही उन पर नजर रख रहा था। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, ईएन ने ऑर्डिनर को 2 बार हरा दिया था। जाहिर है 3 थोड़ा थ्रेट फील करने लगा। उसने अपनी भारी सी तलवार को लाइट जैसी चमकती ऑरा से चार्ज किया। प्योर स्पीड की बात करें तो वो एकदम अलग लीग में था। उसकी ग्रेट स्वॉर्ड की ताकत ने ईएन को कई कदम पीछे धकेल दिया, लेकिन 3 रुका नहीं। जैसे ही उसे लगा कि वो ऊपर है, उसने एक जोरदार अपवर्ड स्लैश मारा जिससे वो ईएन को लगभग काट ही डालता। 3 हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। ईएन की स्किल्स भले ही इंप्रूव हुई हों, पर उसकी मैजिक अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ईएन खुद भी जानता था कि ये बात कितनी सच है। भले ही वो 3 की मूवमेंट को पढ़ सकता है, लेकिन उस लड़के की मैजिक तलवार बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर भी ईएन को किसी तरह जीतने का तरीका निकालना होगा। उसकी इन्फीरियर मैजिक पावर के चलते वो एक सीधा मुकाबला जीतने लायक नहीं है। हर मूवमेंट, हर अटैक 3 की जीत को और करीब ला रही थी। उसका वाइल्ड लाइट ऑरा उतना ही डिस्ट्रक्टिव और फास्ट था। इतने भारी अटैक्स को डिफेंड करना ईएन पर भारी पड़ रहा था। चाहे वो कुछ भी कर ले, दोनों के बीच का गैप मिटता ही नहीं दिख रहा था। 3 ने ईएन की टफनेस की तारीफ की। उसे हर रोज ऐसा ओपोनेंट नहीं मिलता जो इतनी देर टिक पाए। लेकिन अफसोस ईएन के लिए, सिर्फ इधर उधर भागकर वो नहीं जीत सकता। हालांकि ईएन पीछे चल रहा था, फिर भी उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो वादा कर सके आज इस 3 का घमंडी मुंह बंद करके ही दम लेगा। 3 बोला, अगर ईएन सच में ऐसा कर पाया तो वो अपनी हार मान लेगा जैसे एक मर्द करता है। आखिरकार सदर्न किंगडम के मर्द एक फेयर ड्यूल की कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब कहने वाला वही है जो सीरिया को हरास करता रहा, क्योंकि वो उससे फेयर फाइट में हार गया था। फिर 3 ने एक्साइटमेंट में आकर ईएन को किल शॉट देने की कोशिश की। ईएन ने ध्यान लगाया और ऊपर से आती तलवार की दिशा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये एक फेक मूव निकला। उसकी मैजिक तलवार बिजली की तरह चमकी और साइड से ईएन को हिट कर दिया। एक झटके में ईएन जमीन पर गिर पड़ा। कभी उसने इतना तेज स्पीड वाला फाइटर नहीं देखा था। इसी मौके पर 3 ने ईएन से वो सवाल पूछा जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। जब ईएन ने पहली बार सीरिया से लड़ाई की थी, तब उसने एक ऐसा अटैक डॉज किया था जो कोई नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक पल के लिए रियलिटी ही मोड़ दी हो। शायद 3 उस टाइम की बात कर रहा था जब ईएन पर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था। लॉजिकली देखा जाए तो स्पेशल स्टेप्स जैसे मूव्स सिर्फ मास्टर्स ही कर सकते हैं। इसी बीच ईएन को एहसास हुआ कि ग्राउंड कुछ सॉफ्ट लग रहा है। उसने देखा कि जमीन पर काफी गड्ढे और निशान थे, शायद पिछले फाइट के कारण। तभी उसे अपना जीतने का मौका समझ में आया। उसकी ये रियलाइजेशन चल ही रही थी कि 3 ने अपनी इंटेंसिटी और बढ़ा दी और ईएन की उस अजीब टेक्निक के बारे में और जानना चाहा। वो लाइटनिंग से घिरा एक बरसर्कर लग रहा था, लेकिन ईएन ऑकवर्ड मूवमेंट्स के साथ डॉज करता रहा। जब ईएन आखिरकार 3 की मैसिव रीच से बाहर निकला तो उसने अपनी तलवार म्यान में वापस रख दी। 3 ने इसे हार मानना समझा, पर असल में ईएन टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। एक इनएक्सपीरियंस्ड मैजिक स्वॉर्ड्समैन होने का नाटक काम कर गया और 3 उस जाल में फंस गया। जब वो तेजी से आगे बढ़ा, उसकी टांगें जमीन में धंस गईं। ईएन ने सही एंगल पर मूव करके आसानी से डॉज किया। अब 3 बिल्कुल एक्सपोज्ड था। ईएन ने पहली बार फाइट में एक क्लीन हिट मारी, एक हैचेट के साथ, और वो वार 3 की आत्मा तक हिला गया। 3 की कॉन्फिडेंस बुरी तरह हिल गई थी। उसने वापस आने की कोशिश की, लेकिन ईएन ने उसे जमीन पर पटक दिया। ग्रेट स्वॉर्ड तक पहुंचने भी नहीं दिया। ईएन ने गुस्से में उस घमंडी नौकरशाह की गर्दन पकड़ी और एक जबरदस्त चौक होल्ड में ले लिया। उसने उसकी चिकनी शक्ल पर हैचेट का डल हिस्सा रखा और वादा निभाया, उसका मुंह बंद कर दिया। 3 हैरान था। उसने ऐसा बर्बर इंसान पहले कभी नहीं देखा। ईएन उसे हैचेट की ब्लंट साइड से तब तक मारता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। ईएन का गुस्सा फूट पड़ा उन लोगों पर जिन्होंने सीरिया को तंग किया था। ऐसे लोग जो दूसरों को पीठ पीछे बदनाम करते हैं, उन्हें सबक मिलना ही चाहिए। जब वो 3 को ऑलमोस्ट अधमरा छोड़ चुका था, तभी पहले वाला गुंडा होश में आया और फिर से अपने घमंड की बकवास करने लगा। उसने खुद को लुपिन बताया, एम्पायर के काउंट रेला का तीसरा बेटा। ईएन ने कोई टाइम नहीं वेस्ट किया, हैचेट सीधा उसके चेहरे के पास फेंक मारा ताकि उसे भी समझ आ जाए कि अगला नंबर उसी का है। अब जब ये बंदा होश में था, ईएन को मौका मिला सही से पूछताछ करने का कि सीरिया की प्राइवेट जानकारी लीक कैसे हुई। लुपिन ने डर के मारे सब उगल दिया। एक ग्रीन हेड लड़की ने उन्हें सीरिया के घर के बारे में सब बताया था।
वो नहीं जानते कि वो लड़की कौन है, लेकिन उसके स्ट्राइकिंग ग्रीन बाल याद रह जाते हैं। उसने कसम खाई कि बस यही सब पता था। इयन ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, अगली बार कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। अब जबकि इन गुंडों को सबक मिल चुका है, सीरिया की लाइफ शायद थोड़ी नॉर्मल हो जाए। सबको समझ आ गया है कि अगर उन्होंने फिर कोई गंदी हरकत की तो एक पागल लड़का उन्हें पूरी दुनिया में ढूंढ के पीटेगा। ये तो बस उन लोगों तक सीमित नहीं है जो उससे कोई पर्सनल बदला लेना चाहते हैं। ज्यादातर जो उसे टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी उससे कोई सीधा रिश्ता भी नहीं रखा। ज्यादातर आरोपी हाई रैंकिंग नोबल्स हैं जिनके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। लेटो ने भी यही बात रखी। इयान ने सेलिन से पूछा कि क्या उसे पता है कि पर्दे के पीछे से कौन सब कंट्रोल कर रहा है। फिलहाल तो वो लोग सिर्फ सस्पेक्ट लिस्ट को छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, वो बस बदमाशों की भीड़ हैं, कोई लीडर नहीं। लगता है कि थर्ड ईयर वाले टीम के लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन वो मास्टरमाइंड नहीं है। तो फिर रह जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर को तो सिया से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, तो उन्हें भी निकाल सकते हैं। मतलब सबसे बड़ा शक एक फोर्थ ईयर स्टूडेंट पर जाता है। लेटो का नोबल नेटवर्क इस केस में बहुत काम आ सकता है। उन्हें ऐसे फोर्थ ईयर स्टूडेंट की तलाश है जो हाई रैंकिंग नोबल हो, और साथ ही वो ग्रीन हेयर वाली इन्फॉर्मेंट भी है जिसका जिक्र लुपिन ने किया था। इन पैरामीटर्स से सस्पेक्ट लिस्ट काफी छोटी हो जाती है। अब बस मास्टरमाइंड को ढूंढना और सजा देना बाकी है। इयान की चोटें अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त अकेलापन महसूस हुआ क्योंकि बाहर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। तभी उसे एमा के पापा मिले जो अपनी बेटी को देखने आ रहे थे। उन्होंने झुककर इयान को ग्रीट किया, जिससे इयान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि एमा की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। एमा के पापा ने सुना था कि इयान ने उस मैजिकल बीस्ट को मार गिराया था जिसने एमा पर अटैक किया था। इसके लिए वो हमेशा इयान के शुक्रगुजार रहेंगे। दरअसल वो थैंक यू कहने ही आए थे। उनकी बातों से इयान को एमा को बचाने की और ज्यादा मोटिवेशन मिली। उधर मास्टरमाइंड की तलाश में लेटो का नोबल कनेक्शन बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। इयान को पूरा यकीन है कि अब बस टाइम की बात है जब वो असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। इयान एक खाली मैदान में पहुंचा। चारों तरफ पेड़ थे। वहां सिया पहले से मौजूद थी, जो पहले से ही पसीने से भीगी हुई थी। उसे देखकर इयान को उसके आसपास की एनर्जी में कुछ बदलाव नजर आया। उसे याद आया कि सिया कितनी खतरनाक हो सकती है जब वो लड़ती है। जब उसने पूछा कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, सिया ने तुरंत कहा कि ठीक नहीं है। बिना सोचे समझे ये बोल गई। खुद पर शर्मिंदा हो गई, लेकिन इयान ने बात बदल दी। उसने पूछा वो कौन सा मूव प्रैक्टिस कर रही थी। सिया एक्साइटेड होकर बोली कि वो अपने घराने की सीक्रेट तलवारबाजी टेक्निक गोल्डन लायन सॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी। इसमें एक साथ कई ब्लेड ट्रेस खींचे जाते हैं, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अभी वो 3 तक ही कर पाती है, लेकिन एक्सपर्ट 10 से ज्यादा बना सकते हैं। इयान ने पूछा कि क्या उसे ये टेक्निक देखनी चाहिए, तो सिया ने डिस्प्यूट किया कि इयान के स्किल्स के बावजूद वो इसे कॉपी नहीं कर सकता। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने इयान की बेइज्जती कर दी है, उसने बात पलट दी। इयान ने दिल पर नहीं लिया। उसे पता है कि सिया बस सोशली अक्वर्ड है। कम से कम अब वो लोगों की फीलिंग्स थोड़ा समझने लगी है। फिर सिया ने कल की बात याद दिलाई और उसे थैंक यू कहा। इयान ने उसका हाथ थामा और बोला कि वो एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे, क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं। भाई बुरी तरह सिचुएशन मिस कर गया, लेकिन सिया को वो प्यारा लगा। शर्मीले से हाव भाव के साथ सिया ने ठान लिया कि अब वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेगी। इयान फिर ऑकवर्ड तरीके से ट्रेनिंग शुरू करने निकला। जब उसने सिया की प्रोग्रेस देखी तो वो इम्प्रेस हो गया। उसकी ऑरा अब ज्यादा स्टेबल थी। सबसे बड़ा बदलाव ऑरा के कलर में था। पहले उसका नीला रंग हल्का था, अब थोड़ा गहरा हो गया है। ऑरा का रंग इंसान की अनकॉन्शियस फीलिंग्स को दिखाता है। मतलब सिया के अंदर कोई बदलाव आया है। सिया को अजीब लगा क्योंकि उसने अंदर कुछ महसूस नहीं किया। इयान ने कहा कि शायद ये उसके माँ के केस के खुलासे से जुड़ा हो, लेकिन सिया जानती है कि वो बदलाव उससे नहीं हुआ। ये बहुत पहले हुआ था, जब वो 6 साल की थी। उस दिन उसकी माँ को ओर्डिना फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। उसकी माँ हाथ जोड़कर कह रही थी कि उसे अपनी बेटी के साथ रहने दिया जाए, लेकिन उसके पापा ने नाइट्स को हुक्म दिया कि उस औरत को बाहर फेंको। सिया ने अपनी माँ को पीटा जाते देखा, डिसफिगर्ड एंड मेम्ड, लेकिन डर की वजह से उसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ लास्ट तक उसकी तरफ हाथ बढ़ाती रही, और फिर उसकी बड़ी बहन ने धमकी दी, अगर फैमिली के लिए यूजफुल नहीं बनी तो तेरी भी यही हालत होगी। तब से सिया ने तलवारबाजी में खुद को झोंक दिया। शुरू में उसकी मोटिवेशन सिर्फ बहन को हराना थी, ताकि फैमिली को प्रूव कर सके कि वो स्ट्रांग है, लेकिन अब वो खुद को साबित करना चाहती है कि वो वीक नहीं है। अब उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद है। लेकिन इयान साथ हो तो सब मुमकिन है। उसकी कहानी सुनकर इयान और ज्यादा क्लोज फील करने लगा। अब उनके पास बस एक रास्ता है, हंटिंग फेस्टिवल जीतना। डेलिने को 1-on-1 हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फेस्टिवल एक टीम कंपटीशन है, जीतने की पूरी उम्मीद है। उधर यीना फैमिली की ऑफिस में ग्रीन हेयर वाली लड़की सिया की हंटिंग फेस्टिवल में एंट्री की जानकारी रिपोर्ट कर रही है।
वही थी जिसने उसकी बेइज्जती वाली इन्फो लीक की थी। अब तो लगता है वो अपनी छोटी बहन को पूरी तरह से तोड़ने आई है। ट्रेनिंग के बाद जब सिया और इयान फॉरेस्ट से बाहर आए तो धूप ने उनका स्वागत किया। सिया को लगा कि अब उन्हें उन मिस्ट्री लेटर्स पर फिर से ध्यान देना चाहिए। जैसे ही इयान जाने लगा, सिया ने उसकी स्लीव पकड़ ली और शर्माते हुए ब्रेकफास्ट का इन्विटेशन दिया। उस एक्सप्रेशन को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फिर आती है सेलिन बिल्कुल टाइम करके। उसका चेहरा सिया को देखकर ही सख्त पड़ गया। सिया ने विनम्रता से ग्रीट किया पर उसे इग्नोर कर दिया गया। सेलिन ने इयान से ऐसे चिपक गई जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो और सीधा ब्रेकफास्ट प्लान हाईजैक कर लिया। साफ साफ कह दिया कि सिया निकल ले। इयान, जो कि टोटल एयरहेड है, बस खींचा चला गया। लेकिन अब की बार सिया भी पीछे हटने वाली नहीं है। दो लड़कियों की वॉर शुरू हो गई। सब लोग देखने लगे। सेलिन इयान को बार बार मेरा लड़का कहकर दावा कर रही थी। सिया ने पलटवार किया और कहा, इयान को छोड़ो। सेलिन ने ताना मारा कि इयान उसे बस तरस खाकर अटेंशन दे रहा है। ये सुनकर इयान ने सीरियस होकर मना किया। सिया ने सब कुछ शांत रहकर झेला। उसे पहले दिन से ही सेलिन की नफरत महसूस हो गई थी, लेकिन अब सेलिन और भी आक्रामक हो गई थी। पर सिया शातिर थी। उसने सीधे सीधे सेलिन के इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को पकड़ लिया। जब सेलिन चुप हो गई तो सिया ने उसे साफ कह दिया, अगर इयान उसे बस दया से अटेंशन दे रहा है तो वो खुश है, क्योंकि कम से कम वो साथ तो रहेगा। ये सुनकर सेलिन का दिमाग उड़ गया। वो तलवार तक पहुंच गई, पर सिया ने उसे डरा दिया। अगर उसने तलवार खींची तो अब वो खुद को रोकने वाली नहीं है। लेकिन तभी इयान ने बीच में आकर लड़ाई रोक दी। उसने कहा, शायद दोनों लड़कियां थोड़ी दूरी बना लें। अब जब दोनों लड़कियां उसकी जिंदगी से बाहर थीं, इयान के पास सिर्फ लेटो बचा। उसने लेटो को पूरी बात बताई। लेटो को ये सब बहुत मजेदार लगा। दो ब्यूटीज एक लड़के के लिए लड़ रही हैं। थोड़ा मजाक उड़ाने के बाद लेटो ने सीरियस एडवाइस दी सेलिन को। अब कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि अब इयान की अटेंशन के लिए एक राइवल आ गई है। लेकिन इयान अभी भी कंफ्यूज है। फिर उसने पूछा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का क्या हुआ। लेटो ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर कुछ न कुछ मिल जाएगा। उसकी एक्स और करंट गर्लफ्रेंड्स दोनों ही उस ग्रीन हेयर वाली लड़की को ढूंढ रही हैं। कौन जानता था लेटो इतना कूल है। इसके बाद इयान ने मिस्ट्री लेटर्स का जिक्र किया। जब उसने पूछा कि क्या लेटर्स फ्यूचर से आ सकते हैं, लेटो ने सोचा इयान शायद कोई नशा कर रहा है। तब इयान ने वो लेटर्स दिखाने की कोशिश की, लेकिन लेटो की नजर में तो वो थे ही नहीं। उसके लिए इयान हवा में कुछ हिला रहा था। उसके हाथ उन पन्नों से आर पार हो गए। इयान अब और भी हैरान हो गया। हो सकता है कि ये लेटर्स किसी और को दिखाई ही न देते हों। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि लेटर्स ने उसे एमा की दुर्घटना और मैजिकल बीस्ट के हमले के बारे में पहले ही बता दिया था। अब लेटर ने फ्यूचर में हंटिंग फेस्टिवल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीस्ट के आने की चेतावनी दी है। इतना स्ट्रॉन्ग कि स्टूडेंट्स उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। लेटो को तो बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने मान लिया कि शायद इयान के साथ कोई टाइम डिस्टॉर्शन हुआ है। स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन करने के लिए बहुत हाई लेवल मैजिक चाहिए और उसमें भी लिमिटेशन होती है। एम्मा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेटो ने जोड़ा कि अगर टाइम डिस्टॉर्शन हुआ है तो वो वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे होते हैं। अब सवाल ये है, क्या उस फ्यूचर में उस मैजिकल वुल्फ को हराया गया था? क्योंकि अगर लेटर लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वो वुल्फ मारा गया होगा। लेकिन अगर नहीं तो ये लेटर लिखा ही नहीं जा सकता। अगर भविष्य बीत चुका होता और बीता हुआ भविष्य बन जाता तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। ये एक पैराडॉक्स है जो हर चीज की ऑर्डर को चौंस में डाल देता। यानी अगर किसी को फ्यूचर की जानकारी मिल जाए तो बस एक गलत कदम दुनिया को तबाह कर सकता है। इयान को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि भविष्य की नॉलेज एक भयानक बोझ है। एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। यही वजह है कि उसका दोस्त उसे सावधान रहने को कहता है और मानता है कि लेटर भेजने वाला भी शायद यही चाहता है। इस केस में इयान की हरकतें लिमिटेड हैं। जब तक वो कुछ पागलपंती नहीं करता, दुनिया अपनी लाइन पर चलती रहेगी। लेकिन सच्चाई यही है, उसके एक्शन से दुनिया की टोटल अनाइलेशन भी हो सकती है। एक आम लड़का, एक नोबडी, अब इतना बड़ा बोझ उठाए खड़ा है। इयान हैरान और उलझा हुआ है। उसे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तभी एक लड़की आती है जो गुस्से में है, क्योंकि इयान ने उसके भाई की बुरी तरह धुनाई कर दी थी। उसकी टफ गर्ल एक्टिंग तो क्यूट है, लेकिन लगता है वो भूल गई कि वो खुद भी एक तारांकन है। खैर, वो अकेली नहीं आई, अपने गैंग के साथ आई है। इयान अब सिचुएशन को समझता है। उसे रेनेला फैमिली की एल्सी से डील करनी है, जो अकेडमी की सबसे पावरफुल फैक्शन लीडर्स में से एक है। इयान को सिर दर्द हो रहा है। उसने सिचुएशन से निपटने के लिए सेंट टेस्ट यूज किया था, लेकिन अब तो और गड़बड़ हो गई। उसे लगने लगता है कि ये उसका एंड गेम है। शायद अब पिट जाना ही ठीक रहेगा। एल्सी अपने भाई से लड़ रही होती है जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक आदमी बेहोश जमीन पर गिरा पड़ा है। बंदा टेक्स्ट बुक से असैसिनेट कर दिया गया। और फिर एंट्री होती है एक सुनहरे बालों वाली लड़की की, कॉन्फिडेंट और चाल में ठाठ। ये लड़की और कोई नहीं, डेलिन ऑर्डिना है, सीरिया की घमंडी बहन। वो एल्सी के सामने आ खड़ी होती है और दोनों की छोटी सी क्लैश हो जाती है।
इयान के लिए ये बढ़िया है, दोनों आपस में भिड़ रही हैं, उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इयान ने कभी डेलिन को इतना करीब से नहीं देखा था और अब जब वो जान गया कि ये सीरिया की बहन है तो उसके पास उससे बात करने की वजह भी है। लेकिन अभी की सिचुएशन में इयान को लगता है निकल लेना ही बेहतर है। जैसे ही वो जाने लगता है उसे पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। इयान बहाने बना रहा होता है, तभी एल्सी एक अजीब सी बात कहती है। उसे लगता है कि डेलिन को इयान पर क्रश है, इसलिए वो उसे बचा रही है। उन्हें सब कुछ पता है कि इयान ने सीरिया के साथ क्या किया था। तभी हमारा बॉय एंटर करता है, अब सीरियस मोड में। जब उन्होंने सीरिया का नाम घसीटा तो इयान का पारा चढ़ गया। एल्सी अपने बंदों को भेजती है, लेकिन इयान एक को जमीन पे चपटा कर देता है और दूसरे की तलवार के वार को आसानी से चकमा देकर खुद एक स्लैश से उसे भी गिरा देता है। उसका ब्लेड अब दुश्मन के ऊपर है, रेडी टू फिनिश। वो बिना किसी रहम के वार करता है। चंद पलों में चारों तरफ बॉडीज पड़ी होती हैं। तभी वो एक बिजली की स्ट्राइक महसूस करता है और झट से डॉज करता है। ये एल्सी का अटैक था। अच्छा हुआ क्योंकि इयान खुद भी उसके साथ एक V1 चाहता था। एल्सी उसे बेवकूफ समझती है कि वो सोच रहा है उसे हरा सकता है। इयान कूल अंदाज में कहता है, चलो अभी टेस्ट करते हैं ये थ्योरी। वो स्पीड में उसके पीछे जाकर अपना एक्स चलाता है। एल्सी का शील्ड उसे बचा लेता है, लेकिन उसका डिफेंस अब कमजोर हो चुका है। इयान सोचता है ये शील्ड कितना और टिकेगा। एल्सी उसे डेल्यूशनल कहती है, लेकिन उसका स्पीच बीच में ही रुक जाता है क्योंकि इयान फिर से शील्ड पर पूरी ताकत से अटैक करता है। एल्सी लड़खड़ा जाती है और इयान को ओपनिंग मिलती है। वो उसे नीचे पिन करता है, एक्स उठा के फिनिश करने को तैयार होता है। एल्सी फिर से शील्ड कास्ट करती है, लेकिन इयान सोचता है क्या उसका कॉन्फिडेंस तब भी रहेगा जब शील्ड टूट जाएगा। एल्सी अपने स्पेल के लिए कास्टिंग शुरू करती है, लेकिन इयान अपना फाइनल वार करता है, शील्ड टूट जाता है। सब लोग शॉक में हैं। अब जो लड़की खुद को बड़ा समझती थी वो रोने लगती है, बिल्कुल एक रोती हुई बच्ची की तरह। इयान सोचता है ये वही लड़की है जिसने उसे और सीरिया दोनों को नीचा दिखाया था। अब जब वो अपनी जान की भीख मांग रही है, इयान जानबूझकर उसका वार 1 इंच दूर रोकता है। ये एक वार्निंग है, अगली बार नहीं बचेगी। वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन डेलिन उसे रोकती है, बोलती है कि वो बाद में उससे बात करना चाहती है। उसी रात उसका दोस्त उसे चिढ़ा रहा होता है, एक्स वाले मर्डरर का टैग देके। इतना चिढ़ा रहा है कि इयान सोचता है कि अब सच में मर्डरर बन ही जाए। खैर, उसकी रात को डेल के साथ अपॉइंटमेंट है। उसे नहीं पता वो क्या चाहती है। अभी के लिए वो सीरिया के हरासमेंट केस में कुछ क्लूज तलाश रहा है। उसके दोस्त ने एक नोट पकड़ा दिया। नोट खोलते ही इयान काफी शांत दिखता है। उसके दोस्त को थोड़ा अजीब लगता है। इयान बोलता है कि कई क्लू मिले हैं, लेकिन एक ही असली वजह लगती है। अब उसका अगला स्टेप है उस इंसान से मिलना और उसकी बातों के हिसाब से एक्शन लेना। अब हम स्विच करते हैं सीरिया के पर्सपेक्टिव पर। उसे पता चलता है कि इयान ने उसके नाम की रक्षा के लिए इतना सब किया। वो खुद को इंडिपेंडेंट समझती थी, लेकिन इयान हमेशा उसकी मदद करता रहा। तभी इयान अचानक सामने आ जाता है। सीरिया डर जाती है और माफी मांगती है। इयान मुस्कराते हुए कहता है, दोस्तों का काम है एक दूसरे का साथ देना। ये सुनकर सीरिया एक क्यूट सा रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? इयान के लिए ये एकदम सरप्राइज है। सीरिया उसे गले लगा लेती है और इयान कंफ्यूज है कि इसका मतलब क्या है। सीरिया का ध्यान एक सेपिया फूल पर जाता है जो आमतौर पर उत्तर में उगता है, लेकिन यहाँ दक्षिण में कैसे है? इयान सोचता है, क्या सीरिया ने फ्यूचर में अपना नाम बदलकर सेपिया रख लिया? अगर हाँ तो क्यों? वो पूछता है, ये तुम्हारा फेवरेट फ्लावर है? सीरिया हाँ कहती है और बताती है कि उसकी माँ को भी ये पसंद था। इयान अब ये सोचने लगता है कि ये फ्लावर सीरिया और सेपिया के बीच कनेक्शन का हिस्सा है। फिर वो उससे पूछता है, क्या डेलिन ही ऑर्डेना फैमिली की सक्सेसर बनेगी? सीरिया कहती है, हाँ, क्योंकि उसमें सारी क्वालिटीज हैं, मुझमें नहीं। इयान सोचता है, क्या डेलिन सीरिया को दबा रही है? क्या ये दोनों एक दिन आमने सामने होंगी? लेकिन सीरिया कभी भी डेलिन के खिलाफ गई नहीं, वो तो बस उसकी हर बात मानती आई है। जब से वो हंटिंग फेस्टिवल में आई है तभी से कुछ बदला है। सीरिया पूछती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इयान हंसकर बात को टाल देता है। उस रात इयान पहुंचता है नोबल्स के हाई रैंक डॉम एडोलिस हॉल। उसे डेलिन से मिलना है और ये मीटिंग एक और बड़ी अफवाह को जन्म दे सकती है। जब वो उसके रूम में एंटर करता है तो एकदम शॉक हो जाता है। डेलिन तो लग रही है जैसे फ्राइडे नाइट का डिजर्ट। इयान खुद सोचता है, ये इतना बोल्ड ड्रेस क्यों पहनी है? डेलिन उसे छेड़ती है और बैठने को कहती है। इयान उसे एडवाइस देता है, ऐसे कपड़े मत पहनो, लड़के कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन डेलिन बोलती है, खूबसूरत चीजें छुपाने के लिए नहीं होती। वो कहती है, मर्दों की डिजायर औरतों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मैं अलग हूं, कोई मुझे पा नहीं सकता। इयान मानता है, हाँ, अकेडमी में कोई डेलिन के लिए थ्रेट नहीं है। वो खुद गांव से आया है तो ऐसे शाही लोगों का स्टाइल उसके लिए नया है। वो कहती है कि उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, पर ऐसा लग रहा है जैसे उसे ही बुलाया जा रहा हो।
असली मुद्दे पर आते हुए डिलाइन बेहद ग्रेसफुल तरीके से कहती है कि इयन उसका एलाई बन जाए। उसने अब तक ऐसा कोई यंग मैन नहीं देखा और वादा करती है कि अगर वो उसके साथ जुड़ता है तो उसे सिर्फ द बेस्ट मिलेगा। इयन सोचता है कि इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। क्या कोई हिडन रीजन है जो डिलाइन की ऑफर को सचमुच जेन्युइन बनाता हो? असली मकसद जानने के लिए इयन एक सवाल उठाता है और सीरिया के हरासमेंट का मुद्दा सामने लाता है। डिलाइन कहती है कि उसे इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन साथ ही ये भी सोचती है कि जो लोग यूरिना फैमिली के साथ पंगा ले रहे हैं वो बस बेवकूफ हैं। इयन काउंटर करता है कि उसने वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लिया है जो अक्सर डॉम में आता जाता रहता है। डिलाइन पूछती है कि इयन क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि उसकी बात थोड़ी वेग लग रही थी। इयन सारी एम्बिग्यूटी दूर करते हुए खुलकर बोल पड़ता है, सीरिया की प्राइवेट जानकारी लीक करने वाला इंसान ऑर्डिना फैमिली का ही है। उनके पास वो रिसोर्सेज और नेटवर्क दोनों है जिससे वो बिन किसी रुकावट के हरासमेंट कर सकते हैं, और उन्हें ऐसी निजी बातें भी पता है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। इन सब फैक्ट्स को मिलाकर इयन ने सच की मार हैमर ऑफ ट्रूथ चला दी। उसने डिलाइन ऑर्डिना को मास्टरमाइंड और कल्प्रिट घोषित कर दिया। डिलाइन उसकी हिम्मत से इम्प्रेस्ड होती है और सवाल करती है, मैं अपनी छोटी बहन को क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगी? इयन गरजता है, तुम्हें सीरिया के ट्रांसफॉर्मेशन से डर है जिसने ओपनली हंटिंग फेस्टिवल में तुम्हें चैलेंज किया है। डिलाइन अब भी इनोसेंट विक्टिम का रोल अदा करती रहती है, कहती है कि इयन के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इयन बोलने ही वाला था कि वो एविडेंस पेश कर दे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिलाइन ने खुद कबूल कर लिया, हाँ मैंने ही सब किया था। सजा के लायक तो थी ही जब मेरी लिटिल सिस्टर ने मुझे चैलेंज किया। इयन कहता है सीरिया की परवाह सिर्फ खुद को प्रूव करने की है, पर डिलाइन का इंटरेस्ट उस टॉपिक में खत्म हो चुका है। वो फिर से अपनी एजेंडा पर लौट आती है। उसे इयन की कैपेबिलिटी सरप्राइजिंग लगी। उन्होंने एक वाइन ग्लास तोड़कर एकदम क्लियर कर दिया कि वो उसकी डबल फेस्ड लुनेटिक टोली का हिस्सा नहीं बनेगा। डिलाइन अनफेज्ड रहती है और उसी पल उसने ब्लेड छुपाकर इयन की गर्दन पर रख दी, जैसे अपनी ओन वार्निंग देते हुए। इयन हैरान है कि उसने वेपन इतनी चुपके से छुपा रखा था। जो भी हुआ, डिलाइन की इयन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो उसे खुद की हंटिंग वेपन की तरह ट्रेन करना चाहती है। कुछ लड़के पानी के लिए तरसते हैं, पर यह बंदा प्रैक्टिकली होज में ड्राउनिंग हो रहा है। इयन सोचता है कि डिलाइन को इस डिसीजन पर गहरा पछतावा होगा, लेकिन डिलाइन कॉन्फिडेंटली कहती है कि पछताना केवल तब तक होगा जब वो हार मानेगी और वो हारने का सामना नहीं करने वाली। फिर वो बातचीत खत्म कर कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। अब इयन बिल्कुल थग मोड में आ गया। शायद शो ऑफ करना चाहता था। उसने फिर से अपना एक्स फेंकने की कोशिश की, जैसे नो यू वाला एनर्जी, लेकिन इस बार डिलाइन रेडी थी। ब्लाइंड स्पॉट से आ रहा अटैक भी बैरली ग्रेस कर पाया। इस घटना ने इयन को सारा होश दिला दिया। डिलाइन ने पलटवार किया और इयन को तनाव में डाल दिया। उसको लगा कि इयन की स्टंट किसी और पर काम करती, लेकिन उससे नहीं। अब डिलाइन मूड में थी। अब ये लड़ाई सिर्फ उसे मेंटली तोड़ने की होगी। वो ऑफेंसिव हो आई। इयन विजिबली पैनिक में आ गया, लेकिन जैसे ही उसकी ब्लेड उसकी गर्दन तक आई, डिलाइन ने उसे रोक दिया, ना मर्सी दिखाने के लिए, बल्कि क्योंकि इयन ने भी अपना वेपन उठाया था। जैसे ही उसने अपना एक्स खोया, इयन ने तुरंत अपनी सॉर्ड निकाल ली, मानो उसे पता था कि ये लड़ाई एक बार में खत्म नहीं होगी। इयन ने क्लैरिफाई किया कि उसकी प्राइमरी वेपन उसकी सॉर्ड है, ना कि एक्स। डिलाइन उसकी रैश अप्रोच समझ नहीं पा रही थी। वो उसे हराने की कोशिश कर रहा था, पर अब तक कभी बेस्ट नहीं कर पाई थी। इयन ने उसकी ईगो को और तृप्त किया, उसे एकेडमी की स्ट्रॉन्गेस्ट मेज कहा और खुद सोचने लगा कि अगर वो उसे इस एक्सटेंट तक पुश कर पाया तो वो जीत गया। डिलाइन गुस्से में दांत घिसने लगी। यह पहला मौका था जब कोई उसे इतनी कमजोर स्थिति में ला पाया था, और उसकी अपनी ग्रीड का नतीजा था। फिर डिलाइन का दिमाग चली गया। उसने अपनी रोब उतार दी और अपने सेडक्टिव बॉडी को एक वेपन की तरह डिप्लॉय कर दिया। इयन उसकी ओर देखकर भी संभल नहीं पा रहा था। वो भागने की कोशिश करने लगा, पर डिलाइन उतनी भी फियरलेस नहीं थी। उसकी चीखें असिस्टेंट तक पहुंच गईं, जो तुरंत कमरे में घुस आई। मेड ने माफी मांगी कि उसने उनका स्पेशल मोमेंट स्पॉइल कर दिया। मजे की बात यह है कि ये सब चीजें डिलाइन को सॉफ्ट और शाय बना गईं। वो बिल्कुल उलट बन गई थी। इसी बीच इयन हीट बर्दाश्त न कर पाया। उसने जल्दी से अपना एक्स उठाया और वहां से चला गया। ये एनकाउंटर डिलाइन को पूरी तरह डिफेंसलेस छोड़ गया था। वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। अगले ही सीन में कैंपस में इयन और डिलाइन की मीटिंग की रूमर्स फैल चुकी थी। सबको लगता है कि इयन ने उसे एक्स से थ्रेटन किया। ये भी सही था, क्योंकि उसका टाइटल था एक्स विल्डिंग मर्डरर। सबने माना कि वो ओपनली हॉस्टाइल और एक्सट्रीमली डेंजरस है। पर सबसे मजेदार बात यह थी कि इयन उन्होंने डिस्कशन उसी वक्त सुनी थी, और जब वो सामने आया तो लोग डर के मारे चिल्लाते हुए भागे। इयन सोचता है कि अब उसके गले एक और स्टूपिड रूमर अटका है, और इतना तेजी से फैल रहा है कि लगता है कोई स्पेसिफिकली उसे टारगेट कर रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं हंटिंग फेस्टिवल की। सभी को शेड्यूल नोटिस मिल चुका है। इवेंट लगभग 2 हफ्ते में शुरू होगा। इयन सोचता है कि उसे अब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जल्दी से साइन अप कर लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल उसकी पार्टी में सिर्फ वो और सीरिया ही हैं। उसे 2 और अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है, जिनमें से एक स्ट्रॉन्ग मेज होना चाहिए था।
इयन ने तुरंत लेटो को इनवाइट किया, पर लेटो ने ब्लंट कह दिया, काउंट मी आउट। इयन ने फिर भी उसे ल्यूर करने की कोशिश की, लेकिन लेटो को उसका तरीका डिस्गस्टिंग लगा और वो अनइंटरेस्टेड रहा। फिर लेटो ने सोचकर कहा, लेकिन एक मेज को जोड़ना वाकई में स्मार्ट मूव होगा। उसने इयन को एक परफेक्ट प्लान दिया, मेरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करो और मैं तुम्हारे लिए एक कॉम्पिटेंट मेज ढूंढ लाऊंगा।